नमस्कार साथियों, और कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। मैं संदीप आप सभी का अपने चैनल एग्जाम मंथन 24/7 पर स्वागत करता हूं। देखिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज में हम 4 वीडियो कर चुके हैं, यानी 4 लेक्चर्स कर चुके हैं। ओशनिक करंट्स और गल्फ एंड स्ट्रीम्स, और एक चैप्टर था स्ट्रेट वाला, जल संधियों वाला, वो भी हम कर चुके हैं। तो ये 4 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है, जैसा आप देख पा रहे हैं, लेक्स ऑफ द वर्ल्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी विश्व की कुछ प्रमुख झीलें। सबसे पहले हम झीलों के बारे में जानेंगे कि झील कहते किसे हैं, फिर झीलों के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे, झील कितने प्रकार की होती हैं, और कुछ उन फैक्ट पर भी चर्चा करेंगे जो एग्जाम्स में सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, सबसे ऊंची झील कौन सी है, सबसे बड़ी झील कौन सी है, कुछ इस तरह के फैक्ट पर भी हम चर्चा करेंगे। और कंट्री वाइज, यानी किस कंट्री में कौन कौन सी झीलें हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि जो हम झील पढ़ने वाले यानी लेक पढ़ने वाले हैं, लेक होती क्या है। देखिए, लेक यानी झील। लेक जो है एक ऐसी वाटर बॉडी है जो चारों तरफ से जमीन से घिरी हुई हो। जैसे ये पानी से भरी हुई कोई वाटर बॉडी है एक, और इसके चारों तरफ ये लैंड है, यानी जमीन है ये, और इसे ही हम क्या कहेंगे, इसे ही हम कहेंगे झील। क्या हो जाएगी ये? झील। ठीक है। झील का आकार छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर कैस्पियन सागर झील है, ये इसे हम सागर भी बोलते हैं क्योंकि इसमें नदियां अपना जल गिराती हैं, लेकिन एक झील भी है क्योंकि एक लैंड लॉक्ड है, क्योंकि जमीन से घिरी हुई है। अब हम चर्चा करते हैं झीलों के प्रकार पर। झील कितने प्रकार की होती हैं? देखिए, मुख्यतः झील 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 प्राकृतिक, और नंबर 2 मानव निर्मित, यानी कृत्रिम। सबसे पहली जो होगी वो होगी प्राकृतिक यानी नेचुरल, और नंबर 2 जो होगी वो होगी मानव निर्मित, जिसे हम कृत्रिम भी बोल देते हैं या फिर आर्टिफिशियल। ये होगी सेकंड, और ये होगी नेचुरल। और नेचुरल में भी कुछ टाइप हैं जिन पर हम अभी चर्चा करेंगे कि नेचुरल लेक्स में भी कौन कौन सी किस टाइप की लेक्स आती हैं। तो चलिए वही शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं नेचुरल लेक में कौन कौन सी आएंगी। सबसे पहली झील है नेचुरल में क्रेटर। देखिए, सबसे पहली झील है वो है क्रेटर झील। ये हम नेचुरल के अंतर्गत देख रहे हैं। क्रेटर झील यानी क्रेटर लेक उसे कहते हैं, या कोई एक हमारे ज्वालामुखी है, पृथ्वी पर हमारे पे कोई ज्वालामुखी मान लिया हमने ये, और ये ज्वालामुखी वर्षों तक लावा उगलता रहा, और एक समय ऐसा आया कि इससे लावा निकलना हो गया बंद, और ये हो गया मृत। इसे बोलेंगे हम डेड, यानी मृत ज्वालामुखी। अब इसमें लावा निकलना हो गया बंद, तो क्या हुआ, इसका जो मुंह है इसमें बारिश का पानी इकट्ठा होना शुरू हो गया, और इस पानी के इकट्ठे होने से जो झील का निर्माण हुआ उसे ही हम कहेंगे क्रेटर झील। ठीक है। तो ये हो गया क्रेटर झील का एग्जाम्पल। नंबर 2 अब हम देखते हैं उल्कापाती झील। नंबर 2 है उल्कापाती झील। जैसे मान लो उल्कापिंड होते हैं, उल्कापिंड कोई जमीन से आके टकराया, और जमीन से आके टकराने पर उसने यहाँ पर, मान लो जैसे कोई उल्कापिंड इस स्थान पर आकर टकराया, तो यहाँ पर उसने एक इतना बड़ा गड्ढा कर दिया, और इस गड्ढे में ही जब पानी भरता चला जाएगा, बारिश का पानी भरता चला जाएगा, तो यहाँ पर एक झील का निर्माण होगा। उस झील को ही हम क्या बोलेंगे? उल्कापाती झील। जैसे महाराष्ट्र में एक लोनार झील है, जिसे हम क्रेटर झील भी मानते हैं और उल्कापाती झील भी मानते हैं। नंबर 3 आएगी लैंगून झील। लैंगून झील कैसी होती है? लैंगून लेक क्या होती है? मान लो कोई भी देश है वो समुद्र से टिका हुआ है। जैसे भारत है तो यहाँ पर ये समुद्र है, और समुद्र के पानी ने क्या काम किया, यहाँ पर कुछ जमीन को काटकर, इस लैंड को कुछ काट कर, और इस समुद्र का पानी इस स्थल एरिया के अंदर घुस गया, और इतने अंदर घुसने के बाद, और बाद में जब पानी का बहाव चलता रहा, तो उसके बाद इसके अवसादों ने इसके मुंह को बंद कर दिया। जब अवसादों से इसका मुंह बंद हो गया और इसके अंदर जो पानी भर गया, इसी को हम क्या कहेंगे? लैंगून झील। इस प्रकार की झीलें क्या कहलाती हैं? लैंगून झील। जैसे भारत में यहाँ पर है एक लेक ओडिशा में, चिल्का लेक, उसे ही हम क्या बोलते हैं? लैंगून झील। और भारत में ही अगर पूर्वी, ये तो पश्चिमी तट पर पाई जाने वाली झील होंगी जो लैंगून झील कही जाएंगी।
इसी प्रकार से लैंगून प्रकार की झीलें यदि पूर्वी तट पर पाई जाएंगी, ये पश्चिमी तट की है, यदि पूर्वी तट पर पाई जाएंगी तो होती तो ये लैंगून है, लेकिन इन्हें हम क्या कहते हैं, कयाल झील। लैंगून का ही एक प्रकार कयाल झील, जैसे अष्टमुदी और वेवनाड जो कि केरल में है, उन्हें हम क्या कहते हैं, कयाल झील। ये होगी चौथी कयाल झील। तीसरी, अब देखते हैं चौथी, वो है गोखुर झील। नंबर 4 गोखुर झील। गोखुर झील क्या होती है, जब नदी अपने रास्ते में, देखिए कोई नदी बह रही है सर्पिलाकार आकार में, कोई नदी इस तरह से बहती है और इसमें पानी का बहाव इतना तेज हो जाए कि ये इस स्थान पर ना होकर ये सीधा बहने लग जाए, यानी जमीन को काट कर सीधा बहना शुरू कर दे और ये अपना मार्ग परिवर्तन कर ले, और यहाँ पर इस स्थान पर जो पानी भरा हुआ रह गया और ये यहाँ से अवसादों द्वारा बंद हो गया, तो इसके द्वारा जो निर्माण होगा इसी को हम बोलते हैं गोखुर झील। और गोखुर झील इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि गाय के खुर के समान होती है, इस वजह से हम इसे क्या बोलते हैं, गोखुर झील। तो ये कुछ हमारी झीलों के प्रकार थे। देखिए एक झील और है विवर्तनिकी झील। विवर्तनिकी झील किस प्रकार की होती है, आप सभी जानते हैं, प्लेट्स मूवमेंट करती हैं, टेक्टोनिक बोलते हैं इसे। देखिए हमारी पृथ्वी जो है उसके नीचे प्लेटें हैं, जैसे ये कोई महाद्वीप है, इसके नीचे प्लेट होगी एक, और जो ओशियंस है उसके नीचे प्लेट होगी। ये प्लेट आपस में क्या करती है, मूवमेंट करती हैं, कोई कन्वर्ज में करेंगी, कोई डाइवर्ज होंगी। तो जो प्लेट डाइवर्जेंट डायरेक्शन में मूवमेंट कर रही है, मान लो ये प्लेट हैं 2 और ये मूवमेंट कर रही हैं, तो इन प्लेटों के मूवमेंट करने से पहले ये दोनों प्लेट इस तरह से थी, जब ये मूवमेंट करेंगी डाइवर्जेंट फॉर्म में, तो ये इस तरह से इनके बीच में कोई खाली स्थान बन जाएगा, तो यहाँ पर जो जल भर जाएगा, इस भरे हुए जल को बोलेंगे हम विवर्तनिकी झील। जो झील यहाँ पर निर्माण होगी इस जल से, उसे ही हम बोलेंगे विवर्तनिकी झील। तो ये थे कुछ झीलों के प्रकार। अब हम चर्चा करते हैं झीलें कहाँ कहाँ पर किस देश में है, और कौन सी मीठे पानी की झील है, कौन सी खारे पानी की झील है, और कौन सी बड़ी, और उनकी सारी प्रॉपर्टीज पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम शुरू करेंगे नॉर्थ अमेरिका वाले पार्ट से। सबसे पहले देखिए ये अमेरिका और कनाडा की सीमा है। यहां पर ये अमेरिका और कनाडा की सीमा है, ऊपर है कनाडा और नीचे है यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो कनाडा की एक झील है जिसका नाम है ग्रेट बियर झील। ग्रेट बियर लेक, और ये कनाडा की सबसे बड़ी झील है, कनाडा की सबसे बड़ी झील है। इससे नीचे आते हैं तो इसका नाम है ग्रेट स्लेव लेक। ये है ग्रेट स्लेव लेक्स। अब थोड़ा नीचे की तरफ आए, जहां पर यूएसए और कनाडा की जो बाउंड्री है, यहां पर जो हम झीलें देखेंगे, कुछ झीलें ऐसी हैं, इन्हें हम बोलते हैं ग्रेट लेक्स। ग्रेट लेक्स मतलब इन सब झीलों को मिलाकर जो नाम दिया गया है, वो नाम दिया है ग्रेट लेक्स। ग्रेट लेक्स का मतलब क्या है, यहाँ पर ग्रेट लेक्स वो प्रकार की झीलें हैं, सारी की सारी झीलों का समूह, ऐसी झीलों का समूह जो ताजे पानी की झीलें हैं, सारी की सारी ताजे पानी की झीलें हैं। इसी वजह से इनके ग्रुप को क्या नाम दिया गया है, ग्रेट लेक्स। तो ग्रेट लेक्स में कौन कौन सी झीलें आती हैं, चलिए शुरू करते हैं वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट से चलते हैं, आपके पास सबसे पहले जो झील है ये वाली, इसे बोलते हैं सुपीरियर लेक। इनकी प्रॉपर्टी में अभी नाम लिखने के बाद बताता हूं, ठीक है। नंबर 2 ये है ह्यूरॉन लेक। नंबर 3 मिशिगन लेक। मिशिगन लेक के बाद में इरी लेक, ERI इरी लेक। और चौथी है ओंटेरियो लेक, 5वीं। सभी की सभी ताजे पानी की झीलें हैं, और इनमें ताजे पानी की सबसे बड़ी झील जो है वो है सुपीरियर लेक। सुपीरियर लेक, और ये ताजे पानी की विश्व की भी सबसे बड़ी झील है, और यूएसए और कनाडा में भी सबसे बड़ी झील है।
तो ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी होगी? सुपीरियर लेक यानी सुपीरियर झील। अब ये झीलें जो हैं सारी की सारी ये कनाडा और यूएसए की सीमा बनाती हैं एक्सेप्ट मिशिगन लेक। मिशिगन लेक जो है ये यूएसए में पड़ती है, जैसा आप देख पा रहे हैं ये इस बाउंड्री से नीचे है, और बाकी जितनी भी झीलें हैं चारों, सुपीरियर लेक, ह्यूरॉन लेक, इरी लेक एंड ओंटारियो लेक, ये जो है कनाडा और यूएसए की सीमा बनाती हैं और सारी की सारी ताजे पानी की झीलें हैं। और जो सुपीरियर लेक है ये ताजे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील है। तो आपको समझ में आया होगा इन लेक्स के बारे में। जो इन पांचों में से ग्रेट लेक्स में से जो उसमें कनाडा और यूएसए की सीमा नहीं बनाती है वो है मिशिगन लेक। मिशिगन लेक कहाँ पड़ती है? ये यूएसए में पड़ती है। अब चलिए अब बढ़ते हैं साउथ अमेरिका की तरफ। साउथ अमेरिका में जो ये लेक आप देख रहे हैं इसका नाम है टिटिकाका लेक। टिटिकाका लेक। टिटिकाका लेक जो है विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है, यानी ये इसकी लंबाई और चौड़ाई और गहराई इतनी है कि इसमें किसी भी शिप को आसानी से घुसाया जा सकता है, यानी शिप इसमें चल सकता है। ये नहीं है कि शिप के लिए चलने के लिए जगह नहीं होगी। तो ये विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील है। किसका नाम क्या है? टिटिकाका लेक। और ये पेरू और बोलिविया की सीमा के बीच में है, यानी पेरू और बोलिविया की सीमा बनाती है। यहाँ पर एक देश है बोलिविया और यहाँ पर जो देश है वो है पेरू। तो पेरू और बोलिविया की सीमा कौन सी लेक बनाती है? उसका नाम है टिटिकाका लेक। और ये विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है। तो इसको आप याद रखेंगे। देखिए दो मेन पॉइंट निकल कर आए। विश्व की सबसे ऊंची सबसे बड़ी ताजे पानी की झील वो है सुपीरियर लेक, और विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील वो है आपकी टिटिकाका झील, जो कहाँ पर है? पेरू और बोलिविया के सीमा पर। ठीक है। अब नेक्स्ट लेक है हमारी, ये है मरकेबो। मरकेबो झील। जो मरकेबो झील है वो कहां पर है? वो देश का नाम है वेनेजुएला। तो ये कौन से देश में है? वेनेजुएला में है मरकेबो झील, साउथ अमेरिका में। और ये किस लिए फेमस है? ये पेट्रोलियम के उत्पादन के लिए फेमस है। यहाँ पर पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। तो मरकेबो झील जो कि वेनेजुएला में है वो पेट्रोलियम के उत्पादन के लिए फेमस है। चलिए अब चलते हैं अफ्रीका महाद्वीप की तरफ। तो अफ्रीका महाद्वीप में तो सबसे पहले इस झील के बारे में चर्चा करते हैं जिसका नाम है विक्टोरिया लेक। विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील की खासियत क्या है? विक्टोरिया झील इस अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। कैसी है? सबसे बड़ी अफ्रीका महाद्वीप की। अब दूसरी झील आप जैसे यहां देख पा रहे हैं, इसका नाम है टांगानिका झील। टांगानिका लेक। और इस टांगानिका झील की खासियत क्या है? ये विश्व की सबसे लंबी झील है, यानी विश्व की सबसे लंबी झील। और ये ताजे पानी की झील है, विश्व की सबसे लंबी झील और गहराई में विश्व की दूसरे नंबर की झील। यानी सबसे बड़ी सबसे गहराई की जो झील है विश्व की वो है बैकाल झील। उसके बाद जो जिसका नंबर आता है वो है टांगानिका झील, जो कि इसके अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। और विश्व की सबसे लंबी झील पूछे तो आपकी ये टांगानिका हो जाएगी। लंबी पहली और गहराई में दूसरी। अब यहाँ देखते हैं, एक है झील चाड। चाड झील जो है वो नाइजीरिया, कैमरून इन जैसे देशों की सीमा बनाती है। बस आपको याद रखना चाड झील कहाँ पर है? अफ्रीका महाद्वीप में। अब बढ़ते हैं हम एशिया की तरफ। देखिए एशिया में आपको यहाँ पर एक झील दिख रही होगी जिसे हम बोलते हैं वॉन लेक। वॉन लेक या वॉन झील। इस वॉन लेक की खासियत क्या है? ये जो वॉन लेक है ये तुर्की में स्थित है और ये विश्व की सबसे ज़्यादा लवणता वाली झील है, यानी जिसकी लवणता 330 ग्राम प्रति 1000 ग्राम। यानी अगर इसमें से हमने 1000 ग्राम पानी निकाला तो इसमें जो लवण यानी NaCl घुला हुआ मिलेगा आपको, वो निकलेगा 330 ग्राम। तो इसका मतलब क्या हुआ
जो सबसे ज्यादा लंबड़ता वाली झील जो है विश्व की वो है तुर्की में, और उसका नाम क्या है, वॉन झील। तो आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ये याद रखनी। देखिए अभी तक जितनी हमने झीलें पढ़ी उनमें कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल कर आए हैं। देखिए सबसे ज्यादा लंबड़ता वाली विश्व की झील वॉन झील, विश्व की सबसे लंबी झील टांगानिका झील, और विश्व की सबसे ताजे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील, विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील टिटिकाका झील। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो एग्जाम्स में सीधे सीधे पूछे जाते हैं, तो आपको ये चीजें नोट करते रहना चाहिए, साथ साथ में इन्हें नोट करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी आप इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी रख सकते हैं। अब इस वॉन लेक के बाद में यहां पर एक है जिसका नाम है मृत सागर यानी डेड सी। ये जॉर्डन और इजराइल इन दोनों देशों की सीमा पर स्थित है, जॉर्डन और इजराइल की सीमा पर स्थित है। इस मृत सागर की खासियत क्या है, इस मृत सागर झील की खासियत ये है कि ये विश्व की जो समुद्र तल से सबसे नीची झील है। जो समुद्र तल से इसकी गहराई है वो आपकी 418 मीटर। इसका मतलब क्या है, ये समुद्र तल, जैसे यहाँ पर समुद्र तल है उससे भी नीचे स्थान पर स्थित है। तो मृत सागर भी एक लवणीय झील है, यानी जो विश्व की झील है दूसरे नंबर पर, इसकी लवणता लगभग 238 ग्राम प्रति 1000 ग्राम है इसकी। सबसे पहले वॉन झील की लवणता के बाद सबसे दूसरे नंबर पर जो आती है वो आती है मृत सागर। पहले पर वॉन, दूसरे पर मृत सागर। और मृत सागर क्या है, समुद्र तल से भी नीची झील है। अब थोड़ा ऊपर की तरफ चलते हैं तो यहां पर जो आपको ये झील दिखाई दे रही है इसका नाम है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर झील जो है ये एक खारे पानी की झील है और विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी है। ये विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कैस्पियन सागर, और विश्व की सबसे ज्यादा खारे पानी की झील वो है वॉन झील। अंतर समझे, विश्व की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर और विश्व की सबसे ज्यादा खारे पानी की झील वो है वॉन झील। ये इसे हम कैस्पियन सागर क्यों कहते हैं, कैस्पियन सागर इस वजह से कहते हैं इसमें नदियां अपना जल गिराती हैं, इस वजह से इसका नाम हम सागर भी रखते हैं। और ये झील इस वजह से है क्योंकि ये एक लैंड लॉक्ड झील है, यानी लैंड लॉक्ड है, चारों तरफ से जमीन से घिरी हुई है, तो इस वजह से झील भी कहते हैं। तो ये कुछ देशों की सीमा बनाती है, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, कजाकिस्तान, रूस और ईरान। ये 5 देश हैं जो इसकी सीमा बनाते हैं। आप इसे दोबारा देश सुन सकते हैं, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, कजाकिस्तान, ईरान और रूस। ये 5 देश ऐसे हैं जो ये उन देश की सीमाओं पर स्थित है, जो देश इसके चारों तरफ स्थित है। ठीक है, अब इसकी तरफ चलते हैं। जो यहाँ पर आपकी झील है इसका नाम है बैकाल झील। बैकाल झील या फिर बैकाल लेक। तो बैकाल लेक जो है वो रूस के साइबेरिया में स्थित है और ये विश्व की सबसे गहरी झील है। देखिए ये जो थी आपकी मृत सागर, ये समुद्र तल से नीचे थी, लेकिन गहराई की बात करें तो गहराई में सबसे गहरी झील है बैकाल झील, और उसके बाद जो दूसरे नंबर पर आएगी वो है टांगानिका झील। तो विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील, और ये कहाँ पर है, रूस के साइबेरिया में, और इस झील को ही पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। पर्ल ऑफ साइबेरिया। और इसे ही पवित्र सागर भी कहा जाता है। तो इसके बारे में आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है। बैकाल झील कहां पर, रूस में, सबसे विश्व की सबसे गहरी झील, पर्ल ऑफ साइबेरिया भी कहा जाता है और पवित्र सागर भी कहा जाता है। तो इसके कुछ ये प्रॉपर्टी थी। अब देखते हैं ये, इसका नाम है अराल सागर। अराल सागर जो है ये एशिया में स्थित है और इसका जो पानी है लगभग 90% इसका सूख चुका है, और इसमें अब जैसे पहले थी उसका 90% पानी सूख चुका है, अब इसमें सिर्फ पहले का 10% पानी ही शेष रह गया है। तो ये कहां पर है, ये आपकी एशिया में स्थित है जिसका नाम है अराल सागर। अब हम आते हैं भारत की तरफ। ये है देवताल। भारत की जो देवताल झील है, ये देवताल झील भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है।
तो आपको ये क्या याद रखना है, देवताल झील भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कहां पर है, ये उत्तराखंड में। अब आपकी ये झील हो गई। अब कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो मैं आपको बताता हूं। यहां पर एक देश है फिनलैंड। फिनलैंड को झीलों का देश यानी गार्डन ऑफ लेक्स कहा जाता है। फिनलैंड को हम क्या कहते हैं, गार्डन ऑफ लेक्स। यहां देख लीजिए, गार्डन ऑफ लेक्स यानी झीलों का देश। क्यों कहा जाता है, क्योंकि झीलें सबसे ज्यादा फिनलैंड में पाई जाती हैं। यहां पर एक देश है, जैसा आप देख पा रहे हैं, यहां पे फिनलैंड है। इस फिनलैंड में सबसे ज्यादा झीलें पाई जाती हैं, लगभग 1 लाख से भी ऊपर यहाँ पर झीलें पाई जाती हैं। इस वजह से ही फिनलैंड को झीलों का देश या फिर गार्डन ऑफ लेक्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ झीलें थी और इनके कुछ पॉइंट हैं जो सीधे सीधे क्वेश्चंस में पूछे जाते, पेपर में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। अब उनको हम देखते हैं कि वो पॉइंट्स क्या क्या हैं। देखिए, सबसे पहले विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कौन सी, सुपीरियर झील। ये कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको सीधे सीधे याद होने चाहिए। सुपीरियर झील कहाँ पर, अमेरिका में, यानी नॉर्थ अमेरिका में, जो कनाडा और यूएसए की सीमा बनाती हैं। तो विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील वो है सुपीरियर झील। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, तो इसका नाम है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर। नंबर 3, विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील, जो कि मैंने आपको नहीं बताई है, वो बताने वाला हूं। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, विश्व की सर्वाधिक लवणता वाली झील, जिसमें सबसे अधिक लवण घुले हुए हैं NaCl यानी वॉन लेक, तुर्की में। कहां पर, तुर्की या टर्की। अब विश्व की सबसे लंबी झील, जिसका नाम मैंने बताया था आपको, अफ्रीका में है, वो है टांगानिका झील। टांगानिका झील। अब विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील, जिसमें हम नौकायन कर सकते हैं, उसका नाम है टिटिकाका। यह है पेरू और बोलिविया की सीमा पर और साउथ अमेरिका में। अब देखते हैं 7वां क्वेश्चन, झीलों का देश यानी गार्डन ऑफ लेक्स भी बोलते हैं जैसे हम, उसका नाम है फिनलैंड। कौन सा देश है, फिनलैंड। कहां पर पड़ता है, यूरोप महाद्वीप में। अब हम देखते हैं समुद्र तल से सबसे नीची झील जो है वो है आपकी मृत सागर। मृत सागर यानी डेड सी। इसे आप बोल सकते हैं गार्डन ऑफ लेक्स। देखिए, अब एक चीज जो आपकी रह गई वो है विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील। देखिए, सबसे पहले जो सबसे ऊंची झील है वो है नेपाल की टिल्चो झील, जिसका नाम है TI। देखिए, आप यहां देखिए, इसकी इंग्लिश देखिए, ये है टिल्चो लेक। लेकिन अभी हाल ही में पर्वतारोहियों के एक दल ने नेपाल में एक झील देखी है, जिसकी खोज की है, उसका नाम है आपका ये है कजई सारा। ठीक है, कजिन सारा। तो आपको कजिन सारा जो है, कजिन सारा, ये अभी ऑफिशियली वेरीफाइड नहीं है, यानी अभी तक जो सबसे ऊंची लेक है वो है टिल्चो लेक। लेकिन अभी पर्वतारोहियों के एक दल द्वारा इसकी खोज की गई है, जिसका नाम है कजिन सारा। ये अभी ऑफिशियली वेरीफाइड नहीं है, लेकिन हो सकता है आने वाले समय में ये विश्व की सबसे ऊंची झील का दर्जा इस झील को मिल जाए, जो कहाँ पर स्थित है, नेपाल में। तो आप एक बार इन क्वेश्चंस को रिवाइज कीजिए। जैसे विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील सुपीरियर, खारे पानी की झील जो है कैस्पियन सागर, सबसे ऊंचाई पर ये, सबसे अधिक लवणता वाली वॉन लेक, सबसे लंबी झील टांगानिका, सबसे ऊंची नौकायन झील टिटिकाका, गार्डन ऑफ लेक्स फिनलैंड, डेड सी, जो सबसे समुद्र से सबसे नीचे स्थित है झील वो है डेड सी। तो ये कुछ झीलों के बारे में कुछ प्रॉपर्टी थी। वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज में हमारा जो आज का लेक्चर है वो है विश्व के प्रमुख मरुस्थलों के बारे में जानने के लिए।
इसमें हम ये चर्चा करेंगे कि मरुस्थलों का निर्माण क्यों होता है और कहाँ कहाँ होता है और कौन कौन सी दशाएं उत्तरदायी होती हैं मरुस्थलों के निर्माण के लिए। इससे पहली वीडियोज़ में हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी के लगभग 12 से 13 लेक्चर्स कर लिए हैं और आज का जो पार्ट है हमारा वो करेंगे हम मरुस्थल। देखिए, मरुस्थल के बारे में जानने से पहले मैं आपको बता दूं, सभी जानते हैं 7 महाद्वीप हैं, आप सभी को दिख रहे होंगे। मरुस्थलों का निर्माण क्यों होता है? देखिए, मरुस्थलों का निर्माण 2 कंडीशंस से होता है। नंबर 1, या तो जैसे यहाँ किसी भी तट पर मरुस्थल पाया जाता है तो इसका मतलब ये है या तो वहाँ पर ठंडी जलधारा बहती होगी, या वो 20 से लगभग 30 या 35 अक्षांशों के बीच में पड़ता होगा। क्यों? यहाँ पढ़ने से क्या फ़र्क पड़ता है? यहाँ पढ़ने से ये फ़र्क पड़ता है कि जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र होते हैं, जैसे आप सभी जानते हैं यहाँ पर भूमध्य रेखा है, लगभग यहाँ से भूमध्य रेखा गुजर रही है और भूमध्य रेखीय क्षेत्र जो होते हैं, इन भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें साल भर सीधे पड़ती हैं, जिससे यहाँ का तापमान हमेशा ज़्यादा रहता है। तापमान ज़्यादा रहेगा तो पानी का जो वाष्पीकरण है वो भी ज़्यादा होगा और वाष्पीकरण ज़्यादा होगा तो यहाँ पर वर्षा भी ज़्यादा होगी। तो वर्षा ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर मरुस्थलों का निर्माण नहीं होगा। मरुस्थल का मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर रेत ही पाई जाएगी। मरुस्थलों का मतलब ये है कि वहाँ पर एक निश्चित मात्रा से कम का वर्षा होना मरुस्थल कहलाता है। ठीक है, जिसके लिए जैसे मान लो 50 या 30 मिलीमीटर से कम वर्षा होती हो, वहाँ पर हम मरुस्थल मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इतनी वर्षा नहीं हो पाती जिससे हम वहाँ पर खेती कर सकें या फिर वहाँ की ज़मीन उपजाऊ रह सके। वहाँ की ज़मीनें कैसी हो जाती हैं? बंजर हो जाती हैं, वहाँ पर कोई अनाज या कुछ पैदा नहीं होता। इसी वजह से हम उसे क्या बोलते हैं? मरुस्थल। ठीक है, तो जब ज़्यादा वर्षा होगी तो ज़मीनें वहाँ की उपजाऊ होंगी और उपजाऊ होंगी तो वहाँ फसल होंगी, तो हम उसे मरुस्थल नहीं कह सकते। तो भूमध्य रेखा की जो होती है, इसके आसपास के क्षेत्रों में आप सभी देखेंगे तो अत्यधिक जलग्रहण क्षेत्र वाली नदियाँ पाई जाती हैं। जैसे यहाँ जो आपकी नदी है वो अमेजन नदी का क्षेत्र है और यहाँ पर सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं और यहीं से विश्व की 20% ऑक्सीजन का उत्सर्जन होता है। तो यहाँ मरुस्थल नहीं होगा। यहाँ पर आप जानते हैं यहाँ कांगो देश है और यहीं पर एक कांगो रिवर बहती है। तो यहाँ इतने हिस्से में जहाँ पर कांगो नदी बहती है, यहाँ से कांगो नदी निकलती है और यहाँ अपना जल गिराती है, तो इस एरिया में सदाबहार वन पाए जाते हैं और यहाँ पर जैव विविधता भी अधिक है और जो पार्ट हैं इसके अफ्रीका के, इनकी अपेक्षा। तो लेकिन यहाँ पर जो हवाएं हैं गर्म होकर ऊपर उठती हैं तो अपने साथ नमी ले जाती हैं और वो बारिश करती हैं। जैसे ही यहाँ से हवा उठती हैं वो इधर की तरफ डायरेक्शन में चलती हैं, यहाँ से इधर और यहाँ से नीचे की तरफ। तो यहाँ जो ठंडा क्षेत्र होता है, यहाँ पर ठंडी हवाएं ऊपर उठती हैं। 20 से 30 या 35 अक्षांशों के बीच में यहाँ ठंडी हवाएं ऊपर उठती हैं। आप सभी जानते हैं ठंडी हवाएं ऊपर उठेंगी, उनमें नमी नहीं होगी और ना ही वो बारिश करा पाएंगी, तो यहाँ पर बारिश नहीं होती है। इन अक्षांशों में उत्तरी या फिर दक्षिणी 20 से 30 या 35 अक्षांशों के बीच में ठंडी हवाएं ऊपर उठती हैं और यहाँ पर वर्षा नहीं करा पाती, जिस कारण यहाँ पर मरुस्थलों का निर्माण होता है। आप देखेंगे ज़्यादातर वर्ल्ड मैप में देखिए तो आपको इन्हीं अक्षांशों के बीच में मरुस्थलों का निर्माण होता दिखाई देगा। जैसे यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ एशिया में मरुस्थलों का निर्माण यहाँ से 20 से 30 या 35 अक्षांशों के बीच में होता है। सहारा डेजर्ट है यहाँ पर, यहाँ ये भूमध्य रेखा है, लगभग कर्क रेखा के नज़दीक ही यहाँ पर ये मरुस्थल का निर्माण होता है। यहाँ पर मकर रेखा के लगभग नज़दीक ही यहाँ पर 2 मरुस्थल पाए जाते हैं, जिनका नाम हम भी डिस्कस करेंगे। तो ये जो मरुस्थलों का निर्माण होता है वहीं होता है जहाँ पर ठंडी हवाएं ऊपर उठती हैं। ठीक है, ठंडी हवाओं में नमी नहीं होगी और वो वर्षा नहीं करवा पाएंगी। ये तो हो गया एक कारण। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण है ठंडी जलधारा। आप सभी जानते हैं कि ठंडी जलधारा हमेशा ज़्यादातर महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर बहती है। जैसे आप देखिए अफ्रीका महाद्वीप है तो इसके पश्चिमी तट पर यहाँ पर ठंडी जलधारा बहती है, यहाँ पर भी एक ठंडी जलधारा बहती है। देखिए नीचे से एक ठंडी जलधारा आती है जिसे हम बोलते हैं पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा। यहाँ से नीचे से एक जलधारा आती है ठंडी, जिसे हम बोलते हैं बेंगुला की जलधारा अफ्रीका के तट से। और यहाँ से एक जलधारा आती है जिसे हम बोलते हैं कैलिफोर्निया की जलधारा। ऊपर से अटलांटिक महासागर में एक जलधारा आती है यहाँ पर, जिसे हम बोलते हैं केनारी जलधारा। ये भी ठंडी जलधारा, क्योंकि ये ध्रुवों की तरफ से आ रही है और भूमध्य रेखा की तरफ गति कर रही है, तो इसे ठंडी जलधारा कहेंगे, क्योंकि ठंडे प्रदेश से ये होकर आ रही है। तो ये भी ठंडी जलधारा है। और यहाँ पर भी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया करंट बहती है, जो कि एक ठंडी जलधारा है। तो इनके पश्चिमी तटों पर ही मरुस्थलों का निर्माण क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर ठंडी जलधारा बहती हैं।
जब यहाँ का पानी ठंडा होगा, देखिए ठंडी जलधाराएं, तो यहाँ का पानी ठंडा होगा, पानी ठंडा होगा तो यहाँ पर वाष्पीकरण की क्रिया, यानी वाष्पीकरण क्रिया यहाँ पर कम होगी, और जब हवा में नमी कम होगी तो यहाँ पर बारिश की संभावनाएं बहुत ही कम होगी। इस वजह से यहाँ पर बरसात कम होती है और मरुस्थलों का निर्माण होता है। जैसे यहाँ पर भी एक जलधारा है जिसका नाम है फॉकलैंड की जलधारा, यहाँ से आती है और लगभग इस तरह से ब्राज़ील करंट, ऊपर से जो गर्म आती है उससे मिलकर आगे की तरफ चली जाती है, ड्रिफ्ट का निर्माण करती है। तो यहाँ पर जो मरुस्थल पाया जाएगा इसका निर्माण भी इस फॉकलैंड जलधारा के कारण ही होता है। यहाँ पर ये फॉकलैंड जलधारा का प्रभाव पड़ता है इस पर, और यहाँ पर पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा का भी प्रभाव पड़ता है। देखिए अब हम चर्चा करते हैं मरुस्थलों पर। सबसे पहले हम चलते हैं एशिया की तरफ। एशिया में जो मरुस्थल पाए जाते हैं, जैसा आप सभी जानते हैं, एक मरुस्थल जो भारत में पाया जाता है जिसका नाम है थार। कौन सा मरुस्थल है? थार मरुस्थल। और ये मुख्य रूप से इंडिया और पाकिस्तान में पाया जाता है। मुख्य रूप से इंडिया में है लेकिन थोड़ा बहुत पाकिस्तान में भी है। तो भारत का जो मरुस्थल है उसका नाम क्या है? थार मरुस्थल। और आपसे पेपर में क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा मरुस्थल है, विश्व का एकमात्र ऐसा कौन सा मरुस्थल है जिसमें जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। जनसंख्या घनत्व से मतलब है किसी एक निश्चित क्षेत्रफल में रहने वाली जनसंख्या जितनी अधिक होगी उतना ही जनसंख्या घनत्व अधिक होगा। तो यहाँ पर इस मरुस्थल में विश्व के और मरुस्थलों की अपेक्षा जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। तो वो कौन सा मरुस्थल है? थार मरुस्थल, जो कि कहाँ स्थित है? भारत और थोड़ा बहुत पाकिस्तान में। ठीक है, ये तो हो गया आपका थार मरुस्थल। अब थोड़ा चलते हैं नॉर्थ की तरफ। तो यहाँ पर आप सभी जानते हैं माउंटेन है, कौन सा? माउंट एवरेस्ट। और हिमालय, माउंट एवरेस्ट चोटी है लेकिन यहाँ पर हिमालय रेंज है। हिमालय से ऊपर एक जो यहाँ पर मरुस्थल पाया जाता है चाइना में, जिसका नाम है तकलामाकन। कौन सा मरुस्थल है? तकलामाकन। तकलामाकन के ईस्ट में यहाँ पर आपको ये मरुस्थल दिखाई दे रहा होगा, इसका नाम है गोबी, गोबी डेजर्ट। गोबी डेजर्ट किस देश में है? तो वो चाइना और थोड़ा बहुत मंगोलिया में है। तो ये गोबी डेजर्ट जो है ये एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे कि एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो आपका जवाब होगा कौन सा? गोबी। और किस देश में स्थित है? तो वो है आपका चाइना। ठीक है, ये 3 मरुस्थल हो गए। अब चलते हैं थोड़ा वेस्ट की तरफ। तो यहाँ पर जो है ये है आपका कराकुम। कराकुम मरुस्थल जो पाया जाता है वो पाया जाता है तुर्कमेनिस्तान में, तुर्कमेनिस्तान। और कहाँ पर है ये? जैसा आप जानते हैं ये क्या है? कैस्पियन सागर, आप सभी को पता होगा। इसके थोड़ा ईस्ट में एक और पाया जाता है काइजिलकुम। कौन सा मरुस्थल है? काइजिलकुम। ये किस देश में पाया जाता है? तो ये है कजाकिस्तान। कौन सा देश है? कजाकिस्तान। तो 2 मरुस्थल यहाँ पर थे जिनका नाम क्या था? एक तो कराकुम, एक काइजिलकुम। कराकुम कहाँ पर है? तुर्कमेनिस्तान में, और काइजिलकुम जो है वो आपका कजाकिस्तान में। तो ये 2 मरुस्थल तो यहाँ पर हो गए। अब थोड़ा नीचे की तरफ चलते हैं। तो अब आते हैं, यहाँ पर एक देश पड़ता है ईरान। ईरान में कौन कौन से 2 मरुस्थल पाए जाते हैं? 2 नाम है, आप याद कर लीजिए। दस्त-ए-लुट, जो नीचे वाला मरुस्थल है इसका नाम है दस्त-ए-लुट। और इससे थोड़ा ऊपर की देखिए, यहाँ थोड़ा बराबर बन गए हैं लेकिन यहाँ थोड़ा नीचे की तरफ है दस्त-ए-लुट। और ये जो आपका दस्त-ए-कबीर, दस्त-ए, देखिए इनका नाम अगर अंग्रेजी में लिखेंगे दस्त-ए-कबीर, इस तरह से है। तो दस्त-ए-कबीर कहाँ पर है आपका? वो ईरान में है। दस्त-ए-लुट भी आपका ईरान में है। तो 2 मरुस्थल कौन से ईरान के हो गए? दस्त-ए-लुट और दस्त-ए-कबीर। अब चलते हैं थोड़ा वेस्टर्न एशिया की तरफ, पश्चिमी एशिया की तरफ, जहाँ ये प्रायद्वीप आता है, अरब प्रायद्वीप। जो कि अरब प्रायद्वीप आप देख रहे हैं, प्रायद्वीप किसे बोलते हैं? जो भूभाग पानी से 3 तरफ से घिरा हुआ हो उसे हम बोलते हैं प्रायद्वीप। और ये अरब का प्रायद्वीप है। यहाँ पर अरब देश हैं जो स्थित हैं इस प्रायद्वीप पर। और यहाँ पर 2 मरुस्थल पाए जाते हैं, एक का नाम है नुफेल। ज़्यादातर ये प्रायद्वीप पार्ट जो है पूरा, यहाँ पर मरुस्थल ही पाए जाते हैं। यहाँ पर खेती नहीं होती, यहाँ पर खेती के लिए ज़मीन उपलब्ध नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई इस तरह से नदियाँ नहीं है। ज़्यादातर यहाँ पर क्या है? मरुस्थल। लेकिन फिर भी यहाँ पर लोग अमीर हैं, ज़्यादातर पैसा, धन, बहुत पैसा है यहाँ के लोगों के पास। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर पेट्रोलियम के बहुत ज़्यादा भंडार उपलब्ध हैं। देखिए सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? वेनेजुएला, साउथ अमेरिका। और दूसरे नंबर पर कहाँ पर हैं? यहाँ अरब प्रायद्वीप में। तो यहाँ से जो तेल निकलता है, इस कच्चे तेल को ये बेचते हैं और उससे जो बाहरी मुद्रा यानी डॉलर के रूप में इनके पास मुद्रा आती है, फिर उससे ये अपना सामान जो भी अनाज है वो खरीद सकते हैं। तो ये हो गया आपका नुफैल। इसके नीचे की तरफ चलते हैं तो आपको एक मरुस्थल दिखाई देगा जिसका नाम है रब अल खाली। ये कौन सा मरुस्थल है? रब अल खाली। तो ये आपको अरब प्रायद्वीप में कौन कौन से मरुस्थल याद रखने हैं? रब अल खाली और नुफैल। अब चलते हैं थोड़ा अफ्रीका महाद्वीप की तरफ। अफ्रीका महाद्वीप में
यदि ये भूमध्य रेखा देखें तो इस भूमध्य रेखा के चारों तरफ यहाँ पर देखिए इतने एरिया में ही एक नदी पाई जाती है जिसका नाम है आपका कांगो, और जिस देश में बहती है उसका नाम भी कांगो या जायरे, इस नदी का नाम भी कांगो या जायरे है। तो यहाँ पर वर्षा वन अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, यहाँ पर वर्षा वन अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ पर डेजर्ट नहीं पाया जाएगा क्योंकि ये भूमध्य रेखा के पास में है, यहाँ पर वाष्पीकरण अच्छे लेवल पर होगा और यहाँ पर बरसात भी अधिक होगी, इस वजह से यहाँ पर डेजर्ट नहीं पाया जाता। जैसे ही हम थोड़ा नॉर्थ और साउथ की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर कुछ मरुस्थलों का निर्माण होता है। जैसे यहाँ पर एक मरुस्थल है अफ्रीका में, नॉर्थ अफ्रीका में एक मरुस्थल है जिसका नाम है आपका सहारा। इसकी खासियत क्या है, ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो आपसे अगर पूछें पेपर में विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो वो है आपका सहारा। और इसी में कुछ मरुस्थल पाए जाते हैं, सब मरुस्थल बोल देंगे। ये एक मरुस्थल है जिसका नाम है आपका लीबियन मरुस्थल। कौन सा है, लीबिया का मरुस्थल, इसके अंतर्गत ही आता है, ये ईस्टर्न पार्ट की तरफ है। अब थोड़ा ऊपर की तरफ चलते हैं, जो यहाँ पर आप हॉर्न ऑफ अफ्रीका देख रहे हैं, यहाँ पर एक देश है सोमालिया। ये जो मरुस्थल है आपका, ये है सोमालिया का मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल है, सोमालिया का मरुस्थल। देखिए आप जो भी लेक्चर मेरा कर रहे हैं, मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ या फिर जो भी ज्योग्राफी के पार्ट पढ़ा रहा हूँ, आप एटलस खोल लें। एटलस से खुलकर अगर आप साथ के साथ मिलाते हुए चलेंगे तो आपको चीज़ें आसानी से और जल्दी याद रहेंगी। और वहाँ पर एक आप पेंसिल ले लीजिए जिससे आप उन्हें मिटा भी सकें, बाद में अगर टिक कर सकें तो बाद में मिटा भी सकें, ठीक है। कच्ची पेंसिल लेकर चलें। तो हम कहाँ थे, सोमालिया का मरुस्थल मैंने आपको बता दिया। अब थोड़ा नीचे की तरफ चलते हैं, सदर्न अफ्रीका में चलते हैं। तो यहाँ पर दो मरुस्थल पाए जाते हैं जिनमें एक का नाम है नामीब और एक का नाम है कालाहारी। नामीब जो है, जैसा आप नाम से समझ पा रहे होंगे, ये कौन से देश में है, ये है नामीबिया। और एक मरुस्थल है जो आपका कालाहारी, ये 3 देशों में पाया जाता है। एक तो नामीबिया, एक बोत्सवाना और तीसरा है आपका साउथ अफ्रीका। 3 देश हैं जो जिनमें मरुस्थल पाया जाता है। एक है नामीबिया, एक बोत्सवाना और एक साउथ अफ्रीका। मुख्य रूप से अगर पूछे आपसे तो कौन सा देश है, बोत्सवाना। इसका सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है, बोत्सवाना देश में, जो कि साउथ अफ्रीका के ऊपर नॉर्थ में है और इस नामीबिया के ईस्ट यानी पूर्व में है, ठीक है। इसका यहाँ से नामीबिया से स्टार्ट होता है विस्तार और बोत्सवाना अफ्रीका में फैला हुआ है मरुस्थल। तो ये हो गया आपका कालाहारी डेजर्ट। अब चलते हैं थोड़ा नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की तरफ। नॉर्थ अमेरिका में देखिए यहाँ पर कुछ मरुस्थल पाए जाते हैं जो मेन है वो देखते हैं। पहला है ग्रेट बेसिन। ग्रेट बेसिन जो है आपका ग्रेट बेसिन के पठार के आसपास पाया जाता है और ये कहाँ पर है, यूएसए। कहाँ पर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में पाया जाता है। कौन सा है, ये है आपका ग्रेट बेसिन डेजर्ट। अब इससे थोड़ा नीचे की तरफ चलते हैं। देखिए आप सभी को पता है यहाँ पर ये यूएसए और मैक्सिको की सीमा है। यहाँ पर थोड़ा नीचे आते हैं तो यहाँ पर एक डेजर्ट मिलता है जिसका नाम है सोनोरन डेजर्ट। सोनोरन डेजर्ट कहाँ पर है, ये मुख्य रूप से कहाँ पर है, मैक्सिको में। कहाँ पर, मैक्सिको में। कौन सा डेजर्ट है, सोनोरन डेजर्ट। तो आपको नॉर्थ अमेरिका में कौन कौन से डेजर्ट याद कर रखने हैं, एक आपका है ग्रेट बेसिन, एक आपका है सोनोरन। सोनोरन कहाँ पर है, मैक्सिको में, और ग्रेट बेसिन कहाँ पर है आपका, यूएसए में। सोनोरन थोड़ा बहुत यूएसए में भी है, तो यह मतलब दोनों देशों में है, यूएसए और मैक्सिको दोनों में पाया जाता है सोनोरन डेजर्ट। अब थोड़ा चलें साउथ अमेरिका की तरफ, दक्षिणी अमेरिका की तरफ। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि ये जो क्षेत्र है भूमध्य रेखा वाला, सबसे पहले मैं थोड़ा सा एक चीज़ आपको दिखा दूं। यहाँ पर आप सभी को पता है एक पर्वत श्रृंखला पाई जाती है जो कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, जिसका नाम है एंडीज पर्वत श्रृंखला। और इसके ईस्ट में अगर देखें तो यहाँ पर एक नदी बहती है जिसका नाम है अमेजन। जो अमेजन के इसका आसपास का क्षेत्र है, यहाँ पर इसकी सहायक नदियाँ बहुत अधिक मात्रा में हैं, जिसका जल ग्रहण क्षेत्र पूरे विश्व का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है। और यहाँ पर आपको प्लाटा नदी तंत्र मिलता है। यहाँ पर भी जो है नदियों की संख्या ठीक ठाक है। इस एरिया में यहाँ पर वर्षा अधिक होती है क्योंकि यहाँ भूमध्य रेखा है। इधर से जो व्यापारिक पवनें आती हैं अपने साथ नमी लेकर, वो यहाँ पर वर्षा करती हैं और यहाँ पे जो एरिया है ये इसे हरा भरा रखती है। लेकिन यहाँ पर जो एंडीज पर्वत श्रेणी रहती है, इस तरह से एक रेंज का काम करती है, एक डिवाइडर का काम करती है, वो इन हवाओं को इधर जाने देती है, लेकिन इससे पहले ही इसकी नमी इस तरफ ईस्ट में ख़त्म हो जाती है। जो हवाएं इस एंडीज पर्वत श्रृंखला को पार करके इधर पहुंचती हैं, उनमें नमी नहीं बसती है और वो वर्षा करने के लिए सक्षम नहीं होती हैं। इसी कारण इस एरिया में एक डेजर्ट का निर्माण होता है। चिली में एक डेजर्ट है यहाँ पर जिसका नाम है अटाकामा डेजर्ट।
कौन सा डेजर्ट है? अटाकामा डेजर्ट। इसका निर्माण किस कारणों से होता है? इसके पीछे दो फैक्टर्स काम करते हैं। एक तो इन पवनों का फैक्टर जो मैंने आपको बताया, यहाँ से जो पवनें आती हैं, नमी सूख जाती है, खत्म हो जाती है, वर्षा कर देती हैं पूरी तरफ से, और जब इधर की तरफ हवाएं पहुँचती हैं तो यहाँ पर नमी नहीं रहती और बरसात नहीं कर पाती। एक दूसरी क्या रीजन है इसका, नीचे से एक जलधारा आती है जो कि मैंने आपको महासागरीय जलधाराओं वाले चैप्टर्स में कंप्लीट कराया था कि पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा। आप सभी जानते हैं जो जलधाराएं ध्रुवों की तरफ से आएंगी वो ठंडी जलधाराएं होंगी, क्योंकि यहाँ पर ठंडा प्रदेश है, यहाँ से जो भी पानी ऊपर की तरफ आएगा वो ठंडे क्षेत्रों से आ रहा है, तो इसका मतलब पानी ठंडा होगा। तो ये जलधारा कैसी होगी? ठंडी जलधारा होगी। तो इसके आसपास के एरिया में वाष्पीकरण नहीं हो पाएगा। अगर वाष्पीकरण नहीं होगा तो यहाँ बारिश होने की यानी वर्षा होने के चांस बहुत ही कम है और वर्षा नहीं होगी। इसी कारण यहाँ पर चिली में एक डेजर्ट का निर्माण होता है जिसका नाम है अटाकामा डेजर्ट। कहाँ पर है ये डेजर्ट? और चिली में मुख्य रूप से अगर आपसे पूछे तो यहाँ तक चिली है लगभग, तो ये नॉर्थ चिली में यानी उत्तरी चिली में, उत्तर की तरफ। ये हो गया आपका अटाकामा डेजर्ट। यहाँ पर तांबे की भी खान पाई जाती है। मैंने आपको पिछली कुछ वीडियोज़ में बताए होंगे ये चीज़ें। अब थोड़ा ईस्ट की तरफ चलते हैं। इस अमेरिका वाले पार्ट में थोड़ा इधर ईस्ट की तरफ चलते हैं। अर्जेंटीना में यहाँ पर एक डेजर्ट पाया जाता है जिसका नाम है पेंटागोनिया डेजर्ट। इसका निर्माण भी इधर क्यों होता है? देखिए ये तो ईस्टर्न पार्ट है, लेकिन क्यों होता है? देखिए यहाँ से एक ठंडी जलधारा आती है जिसका नाम है फॉकलैंड जलधारा। इस फॉकलैंड जलधारा के कारण यहाँ पर इसका निर्माण होता है, और थोड़ा बहुत इस पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा का भी फर्क पड़ता है, जिस कारण यहाँ पर इस डेजर्ट का निर्माण होता है। तो पेंटागोनिया डेजर्ट कहाँ पाया जाता है आपका? ये आपका पाया जाता है अर्जेंटीना या फिर साउथ अमेरिका। अब चलते हैं थोड़ा नीचे की तरफ, यहाँ ये एशिया से नीचे, जहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन से डेजर्ट पाए जाते हैं? देखिए ऑस्ट्रेलिया में भी यहाँ पर एक ठंडी जलधारा बहती है जिसका नाम है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट, यानी पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई ठंडी जलधारा। ठंडी जलधारा इसके पश्चिमी तट पर बहती है, इसी कारण यहाँ पर पश्चिमी तट पर मरुस्थल पाए जाते हैं। कौन कौन से मरुस्थल हैं? देखिए यहाँ जैसा आप देख पा रहे हैं, कुछ मैंने मरुस्थल नीचे क्रम से बनाए हुए हैं, उसी क्रम को बताऊंगा, नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, इधर वाला डेजर्ट है आपका, ये है आपका तनामी डेजर्ट। कौन सा है? तनामी डेजर्ट। इससे इधर आएंगे तो आपका ये है ग्रेट सैंडी डेजर्ट। ग्रेट सैंडी डेजर्ट से नीचे गिब्सन डेजर्ट से नीचे आपका ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। तो ये हो गए कुछ ऑस्ट्रेलिया के डेजर्ट। कौन कौन से? तनामी डेजर्ट, आपका ग्रेट सैंडी डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट और आपका ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। अब थोड़ा सा रिवाइज कर लें, जिससे हमने कौन कौन सी मोस्ट चीज़ें सीखी। जैसे एशिया का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है वो कौन सा है आपका? गोबी मरुस्थल। कहाँ पाया जाता है? चाइना या चीन में। ऐसा कौन सा मरुस्थल है जिसमें जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो वो है आपका थार मरुस्थल। कहाँ पर? भारत और पाकिस्तान में। दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है आपका? सहारा डेजर्ट। कहाँ पर है? सहारा डेजर्ट। ठीक है। कालाहारी मरुस्थल कहाँ पाया जाता है? देखिए कालाहारी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मरुस्थल है, मतलब पेपर की दृष्टि से देखें तो हम, तो ये कहाँ पाया जाता है? ये मोस्ट रूप से जो है बोत्सवाना में या फिर साउथ अफ्रीका और नामीबिया में इसका थोड़ा बहुत पार्ट है। अब इधर की तरफ अटाकामा डेजर्ट कहाँ पर है? चिली में, वो भी नॉर्थ चिली में। तो आज की वीडियो में हमारे ये थे कुछ डेजर्ट्स। उम्मीद आज जो हमारा चैप्टर है करने के लिए वो है प्लेट्यूज, यानी विश्व के कुछ प्रमुख पठारों के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले हम जानेंगे पठार होते क्या हैं, किन किन देशों में कौन कौन से पठार हैं, कौन से महाद्वीप पर हैं और किस पठार की क्या विशेषता है, यदि है भी तो किस पठार की क्या विशेषता है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि पठार यानी प्लेट्यू कहते किसे हैं। देखिए सबसे पहले डेफिनेशन बताता हूँ मैं आपको। प्लेट्यू का मतलब क्या है? प्लेट्यू एक पर्वत और मैदान के बीच का एक तरह से मान लीजिए हिस्सा है। पर्वत क्या होता है? पर्वत में एक चोटी होती है, मैदान जो होते हैं बिल्कुल फ्लैट होते हैं। तो प्लेट्यू जो है वो आपका मैदानों से तो ऊंचा होगा, जैसे मैदान है उनसे ऊंचा, और पर्वतों से नीचा, और उसका ऊपर का हिस्सा जो होगा वो आपका फ्लैट होगा। कैसा होगा? फ्लैट। यानी प्लेट्यू यानी पठार जो है वो मैदानों से ऊंचे, पर्वतों से नीचे होते हैं और उनमें चोटियां नहीं पाई जाती। ये फ्लैट होते हैं, पहाड़ों की तरह उनमें चोटियां नहीं पाई जाती। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे प्लेट्यू किसे कहते हैं। अब हम वर्ल्ड के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेट्यूज पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम नॉर्थ अमेरिका से। नॉर्थ अमेरिका में सबसे ऊपर चलें तो यहाँ पर एक प्लेट्यू है जिसका नाम है कोलंबियन प्लेट्यू।
इस कोलंबियन प्लेटू को कहाँ पर है ये यूएसए में है। कहाँ पर? यूएसए में। वैसे नॉर्थ अमेरिका। थोड़ा उससे नीचे आते हैं, देखिए कोलंबिया देश जो है यहाँ पर इस नॉर्थ अमेरिका में नहीं है, लेकिन फिर भी इसका नाम क्या है? कोलंबियन प्लेटू। कोलंबिया लगभग साउथ अमेरिका में है। और अब आपका है ग्रेट बेसिन। ग्रेट बेसिन प्लेटू कहाँ पर है आपका? वो है आपका यूएसए में। ये भी कहाँ पर है? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब इससे नीचे एक प्लेटू आता है जिसका नाम है कोलोराडो प्लेटू। कोलोराडो का पठार। कोलोराडो के पठार से एक नदी निकलती है जिसका नाम है कोलोराडो रिवर। देखिए सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, कोलोराडो प्लेटू जो है ये नॉर्थ अमेरिका का क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा प्लेटू है। कोलोराडो प्लेटू इस पूरे नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा प्लेटू, और इसी प्लेटू से एक नदी बीच कर जाती है। देखिए यहाँ माउंट रॉकी माउंटेन का एक पर्वत शिखर है जिसका नाम है माउंट एल्बर्ट, उससे निकलती है और इस कोलोराडो पठार के बीच में से जाती है और यहाँ पर कैलिफोर्निया खाड़ी में अपना जल गिराती है। उसका नाम है कोलोराडो रिवर। वो रिवर इस प्लेट्यू में एक गॉर्ज का निर्माण करती है। देखिए गॉर्ज क्या है? गॉर्ज हम बोलते हैं जब कोई पहाड़ है उससे एक नदी बह रही है यहाँ से, तो क्या काम करेगी? जब उसे बहुत लंबा समय हो जाएगा बहते बहते, तो इस पहाड़ को ही काटना शुरू कर देगी। इसे काटकर अवसाद अपने साथ बहा कर ले जाना शुरू कर देगी। इसी तरह से ये एक पहाड़ में गहरी खाई का निर्माण कर देती है और इस खाई में बहने लगती है। इसी खाई सी को हम क्या बोलते हैं? इसे ही बोलते हैं हम आपका गॉर्ज। क्या बोलते हैं? गॉर्ज। तो कोलोराडो रिवर जो है इस कोलोराडो प्लेट्यू में एक गॉर्ज का निर्माण करती है और उस गॉर्ज का नाम क्या है? ग्रेट कैनियन। क्या नाम है उसका? ग्रेट कैनियन। और ये जो प्लेट्यू है आपका, ये नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा प्लेट्यू है, सबसे बड़ा पठार है। अब थोड़ा ईस्ट की तरफ चलते हैं तो दो पठार और हैं। ये दिख रहा होगा आपको, एक नीचे वाला और एक ऊपर वाला। इनके बीच में एक माउंटेन है, इसे बोलते हैं अपलेशियन माउंटेन। अपलेशियन माउंटेन। अपलेशियन माउंटेन के नीचे की तरफ है एक, इसका नाम है आपका पीडमोंट। पीडमोंट प्लेट्यू कहाँ पर है? यूएसए में, अपलेशियन माउंटेन के नीचे की तरफ। इससे थोड़ा वेस्ट की तरफ एक माउंटेन है प्लेट्यू है जिसका नाम है ओजार्क। ओजार्क प्लेट्यू कहाँ पर है? ये भी यूएसए में है। ठीक है, कहाँ पर? पीडमोंट और ओजार्क कहाँ पर है? यूएसए में। अब एक और पठार है जो कि हम नीचे मैक्सिको की तरफ देखते हैं। मैक्सिको में इसका नाम क्या है? चियापास प्लेट्यू। क्या नाम है इसका? चियापास प्लेट्यू। कहाँ पर मिलता है? कहाँ पर स्थित है? ये है आपका मैक्सिको में। कहाँ पर? मैक्सिको में। और इसमें चांदी के भंडार पाए जाते हैं। इस प्लेट्यू में चांदी के भंडार पाए जाते हैं। अब थोड़ा सा और नीचे की तरफ चलते हैं, साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका में कुछ प्लेट्यू हैं, इसका नाम है ब्राज़ील प्लेट्यू। आप जैसे देख पा रहे हैं ब्राज़ील प्लेट्यू यानी ब्राज़ील का पठार, ये विश्व का सेकंड लार्जेस्ट पठार है। कैसा है? सेकंड लार्जेस्ट। और ये आपको एक प्लेट्यू दिख रहा होगा, इसका नाम है मोंटे ग्रासो। मोंटे ग्रासो प्लेट्यू। मोंटे ग्रासो प्लेट्यू कहाँ पर है? साउथ अमेरिका में, ब्राज़ील में। अब थोड़ा सा नीचे की तरफ चलते हैं, यहाँ पर एक आपको प्लेट्यू दिखाई देगा जिसका नाम है बोलिवियन प्लेट्यू। बोलिवियन प्लेट्यू कहाँ पर है? ये एक देश है यहाँ पर बोलिविया, उसमें है स्थित कौन सा प्लेट्यू? बोलिविया का पठार। और यहीं पर एक देश है इसके वेस्ट में, पेरू। बोलिविया और पेरू दोनों की सीमाएं लगी हुई हैं और इन दोनों की सीमाओं पर और इसी प्लेट्यू पर एक झील पाई जाती है जिसका नाम है टिटिकाका झील। टिटिकाका झील जो है वो विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है। विश्व की सबसे ऊंची झील है जिसमें आप नौकायन कर सकते हैं। वो कहाँ पर है? बोलिविया और पेरू की सीमा पर। और किस पठार पर आपका? तो वो है बोलिवियन प्लेट्यू पर। कहाँ पर? बोलिवियन प्लेट्यू पर। अब चलते हैं थोड़ा नीचे की तरफ, यहाँ अर्जेंटीना में एक प्लेट्यू है स्थित है जिसका नाम है पैटागोनिया प्लेट्यू। पैटागोनिया पठार। तो ये कहाँ पर है आपका? ये है आपका अर्जेंटीना में। तो ये थे कुछ साउथ अमेरिका के प्लेट्यू। सेकंड लार्जेस्ट ब्राजीलियन प्लेट्यू। ठीक है, अब यहाँ यूरोप में चलते हैं तो आपको एक प्लेट्यू दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये है मेसेटा। मसेटा प्लेट्यू कहाँ पर है? ये स्पेन और पुर्तगाल में है। कहाँ पर? पुर्तगाल में। स्पेन और पुर्तगाल में है। पुर्तगाल में इसका थोड़ा सा ही हिस्सा है, लेकिन ज़्यादातर हिस्सा कहाँ पर है इसका? स्पेन में। तो ये हो गया आपका यूरोप का एक मात्र ये पठार जो इम्पोर्टेंट है। कौन सा? मेसेटा प्लेट्यू, स्पेन और पुर्तगाल में। अब थोड़ा नीचे की तरफ चलते हैं, अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप में एक प्लेट्यू आपको ये दिख रहा होगा रेड कलर से जिसका नाम है अबिसिनियन प्लेट्यू यानी अबिसिनिया का पठार। इसका निर्माण कैसे हुआ है? ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका की तरफ है। जब भारत का ये नीचे वाला हिस्सा यहाँ जुड़ा हुआ था
तो इस हिस्से ने जब मूव करना शुरू किया, देखिए कोई भी स्थलखंड मूव क्यों करता है, उसके नीचे प्लेट पाई जाती है और प्लेट के नीचे पाया जाता है मैग्मा। मैग्मा होता है लिक्विड फॉर्म में और उसमें संवहन धारा के कारण वो मूव करना शुरू करता है। जब मैग्मा मूव करता है तो उसी डायरेक्शन में वो अपने साथ इन स्थलखंडों को भी मूव करा देता है। यहाँ पर लावा इधर की तरफ और इधर की तरफ मूव कर रहा था, तो इन दोनों को इसने अलग करना शुरू कर दिया। जब इनके बीच में जगह बनी तो जगह बनने से उस लावा को निकलने के लिए स्थान मिला। वो जब लावा बाहर निकला तो यहाँ पर आसपास के क्षेत्रों में फैल गया। यहाँ पर जो फैला पश्चिमी हिस्से पर, इस यहाँ पर ये पूर्वी हिस्सा था, ये पश्चिमी हिस्सा था। इस पश्चिमी हिस्से पर जो फैला और ठंडा हो गया, इसके ठंडे होने से जो प्लेट्यू बना उसका नाम है अबिसिनियन प्लेट्यू, यानी अबिसिनिया का पठार। ये कहाँ पर है? आपका अफ्रीका में। अब थोड़ा नीचे की तरफ चलते हैं तो एक प्लेट्यू आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा जिसका नाम है कटंगा प्लेट्यू, यानी कटंगा का पठार। ये कहाँ पर है? ये लगभग कांगो में और इसके आसपास के देशों में है। और यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है कांगो रिवर। कांगो रिवर जो है वो कांगो गणराज्य में बहती है। कांगो रिवर कांगो गणराज्य में बहती है और जहाँ जहाँ तक इसका जलग्रहण क्षेत्र है वहीं तक कांगो राज्य की सीमाएं हैं। और यहाँ पर समुद्री तट पर इसे थोड़ा सा हिस्सा मिला हुआ है। कौन से देश को? कांगो को, जहाँ पर ये अपना मुहाना बनाती है और अटलांटिक ओशन में अपना जल गिराती है। तो कटंगा प्लेट्यू जो क्यों फेमस है? यहाँ पर हीरे के बहुत भंडार उपलब्ध है। भंडार उपलब्ध है, यहाँ अभी उत्खनन शुरू नहीं हुआ है, लेकिन अंदाजा ये है कि यहाँ पर कटंगा प्लेट्यू में विश्व का सबसे ज़्यादा हीरे का भंडार उपलब्ध है। ठीक है, उत्खनन के मामले में अगर आपको जाने तो उत्खनन के मामले में रूस सबसे आगे है हीरों के उत्खनन में। ठीक है, तो कटंगा प्लेट्यू आपका हीरे और तांबा भी कैसे, तांबे के में इस भंडार प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। अब चलते हैं एशिया की तरफ। एशिया में कौन कौन से हैं? एक यहाँ पर एक देश है टर्की। टर्की बोल दीजिए, तुर्की बोल दीजिए। ये किस थोड़ा सा हिस्सा इसका तो यूरोप में भी है और ये बाकी एशिया का हिस्सा है यहाँ पर। तो इस हिस्से में आपका एक जो पाया जाता है प्लेट्यू जिसका नाम है अनातोलियन प्लेट्यू, अनातोलिया का पठार। वो किस देश में है आपका? वो है टर्की या फिर तुर्की। अब थोड़ा ईस्ट नीचे की तरफ चलते हैं तो आपका ये है अरब प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप किसे कहते हैं? स्थल का एक ऐसा हिस्सा जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ हो और चौथा हिस्सा किसी स्थलखंड से लगा हुआ हो। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं प्रायद्वीप, तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ। तो ये जो प्रायद्वीप है अरब प्रायद्वीप, ये विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है और इसी में एक प्लेट्यू है जिसका नाम है अरब प्लेट्यू, यानी अरब का पठार। तो ये कहाँ पर है आपका? अरेबियन प्लेट्यू, ये अरब प्रायद्वीप में है। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा ईस्ट की तरफ। यहाँ पर एक प्लेट्यू है जिसका नाम है ईरान प्लेट्यू, ईरानियन प्लेट्यू, ईरान का पठार। तो ईरान का पठार जो है कहाँ पर है? ये है आपका ईरान में और ये दो माउंटेन्स से घिरा हुआ है। यहाँ पर जाग्रोस या फिर जैग्रोस माउंटेन और ऊपर आपका एल्ब्रूज माउंटेन। कौन सा? एल्ब्रूज। एल्ब्रूज माउंटेन नॉर्थ में, साउथ में आपका जैग्रोस माउंटेन। इनसे घिरा हुआ कौन सा प्लेट्यू है आपका? ईरान का पठार। अब थोड़ा ईस्ट की तरफ चलते हैं तो आपको यहाँ पर एक पॉइंट दिखाई दे रहा होगा, ये भी एक प्लेट्यू है। कौन सा है आपका? पामीर का पठार। इसे आप पामीर ग्रंथि भी बोलते हैं। पामीर ग्रंथि, पामीर की गांठ या फिर पामीर का पठार। क्यों? ये एक छोटा सा हिस्सा है, अगर आसपास के इलाके के मुकाबले देखें तो छोटा सा हिस्सा। इससे कुछ माउंटेन्स लगे हुए हैं। देखिए यहाँ पर जो है हिमालय माउंटेन, इससे नीचे की तरफ ये आपका सुलेमान पर्वत श्रेणी जो कि पाकिस्तान में चली जाती है। यहाँ पर हिंदकुश रेंज जो कि अफगानिस्तान में चली जाती है। यहाँ पर क्युनलुन रेंज जो कि आपका चाइना में चली जाती है। ऊपर ये जो आपको दिख रही है टिएन शाह पर्वत श्रेणी, टिएन शाह, ये कहाँ पर है? ये आपका चाइना में। यहाँ पर ये आपको जो बीच में पार्ट मिलेगा ये है आपका पामीर का पठार। ये इन पर्वतों के बीच में एक छोटा सा फ्लैट हिस्सा है जिसे हम बोलते हैं पामीर ग्रंथि या पामीर की गांठ या फिर पामीर का पठार। अब थोड़ा ईस्ट की तरफ चलें तो आपको एक प्लेट्यू दिखाई दे रहा है। ये हिमालय और क्युनलुन इन दोनों पर्वत श्रेणियों के बीच में गिरा हुआ एक प्लेट्यू है जिसका नाम है तिब्बत का पठार या फिर तिब्बतियन प्लेट्यू। तिब्बतियन प्लेट्यू विश्व का सबसे ऊंचा पठार है जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 5000 मीटर है। आप सभी जानते हैं किसी भी चीज की ऊंचाई, कोई पर्वत हो या फिर कोई सी भी चीज की ऊंचाई समुद्र तल से नापी जाती है। तो समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 5000 मीटर है
और ये विश्व का सबसे बड़ा पठार भी है। विश्व का सबसे बड़ा पठार और विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है आपका? तिब्बत का पठार। कहाँ पर है ये? चाइना में यानी चीन में। और इसी से कुछ नदियां निकलती हैं जो मैंने आपको पिछले कुछ वीडियो में बताया था। एशिया वाला जो पार्ट है उसमें मैंने आपको बताया था तिब्बत के पठार से 4 मुख्य नदियां निकलती हैं, जिसमें सबसे पहली है आपकी हुआंगो। वहां मैंने बता दिया था लेकिन फिर भी थोड़ा सा 1 मिनट में दोबारा बता देता हूँ। हुआंगो नदी जो निकलती है तिब्बत के पठार से और अपना जल बोहाई की खाड़ी में, प्रशांत महासागर में एक खाड़ी है बोहाई, उस खाड़ी में अपना जल गिराती है। उससे नीचे से एक नदी निकलती है यांगसी नदी और वो अपना जल पीला सागर में गिराती है। और यांगसी नदी पूरे एशिया की, इस पूरे एशिया की सबसे लंबी नदी है। और हुआंगो नदी को हम पीली नदी भी कहते हैं। यांगसी नदी सबसे लंबी नदी है। हुआंगो लगभग यहाँ, यांगसी आपकी यहाँ, और मीकांग और साल्विन 2 नदियां और निकलती हैं। मीकांग जो है दक्षिण पूर्वी, मीकांग और साल्विन दक्षिण पूर्वी एशिया की तरफ चली जाती हैं। मीकांग को दक्षिण पूर्वी एशिया की गंगा और ये दक्षिण पूर्वी एशिया की सबसे लंबी नदी है। साल्विन आपकी म्यांमार में होते हुए यहाँ पर अपना जल गिराती है। अब ये तो हो गया आपका पामीर का पठार। अब यहाँ पर आपको एक छोटा सा पठार दिखाई दे रहा होगा जिसका नाम है यूनान का पठार। कौन सा है? यूनान का पठार। कहाँ पर है ये? चाइना में। अब थोड़ा भारत की तरफ चलें तो भारत में आपको 2 पठार मुख्य रूप से दिख रहे होंगे। एक इसका नाम है ये दक्कन का पठार, दक्कन प्लेट्यू। इसका निर्माण कैसे हुआ मैंने आपको बताया था। जो लावा इसके टूटने से निकला और आसपास के क्षेत्रों में फैल गया और ठंडा होकर जो पठार का निर्माण किया, तो यहाँ पर कौन सा बना? दक्कन का पठार। यहाँ पर कौन सा बना? अबिसीनिया का पठार। तो इस पर ज्यादातर जो है वो काली मिट्टी पाई जाती है और काली मिट्टी कपास के उत्पादन के लिए बहुत ही सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, और तो इसे हम कपासी मिट्टी भी कहते हैं। ये हो गया आपका दक्कन का पठार। अब इससे ईस्ट में चलते हैं तो एक छोटा सा पठार आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये है आपका छोटा नागपुर का पठार। कौन सा है? छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार जो है भारत का खनिज संपदा के मामले में सबसे धनी पठार है। यहाँ पर खनिजें अधिक मात्रा में पाए जाते हैं भारत में। कोयला यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में मिलता है। आपने सुना होगा झारखंड की झरिया खानें और पश्चिम बंगाल की रानीगंज खान, ये खान कोयला उत्पादन के लिए फेमस हैं। और ये किस प्लेट्यू पर हैं? तो ये आपके छोटा नागपुर प्लेट्यू पर हैं। तो ये कोयला के मामले में धनी क्षेत्र है। तो कौन सा प्लेट्यू? छोटा नागपुर का पठार। अब थोड़ा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की तरफ चलते हैं तो वहां पर आपको 2 प्लेट्यू दिखाई दे रहे होंगे। एक है अर्नाहम प्लेट्यू एंड किम्बरले प्लेट्यू। ये अर्नाहम प्लेट्यू है, ये किम्बरले प्लेट्यू है। किम्बरले एक सिटी भी है जो कि साउथ अफ्रीका में है, जो हीरों के लिए फेमस है, जहां पर हीरों के भंडार पाए जाते हैं। और आप इससे कंफ्यूज ना हो, अगर आपसे पूछे कि किम्बरले सिटी कहां पर है तो आपका साउथ अफ्रीका। अगर किम्बरले प्लेट्यू पूछता है, प्लेट्यू, तो आपका वो ऑस्ट्रेलिया में, वो भी नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया फिर वेस्ट ऑस्ट्रेलिया की तरफ, नॉर्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया की तरफ। और आपका अर्नाहम प्लेट्यू जो है वो भी ऑस्ट्रेलिया में। थोड़ा सा एक रिवीजन, जो हमने चीज़ें पढ़ी, जो मोस्ट चीज़ें हैं उनका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखिए यूएसए में कौन कौन से? कोलंबियन प्लेट्यू, ग्रेट बेसिन प्लेट्यू एंड चियापास प्लेट्यू, अपलेशियन प्लेट्यू, पीडमोंट प्लेट्यू एंड ओजार्क। अपलेशियन माउंटेन्स हैं यहाँ पर, पीडमोंट प्लेट्यू है यहाँ पर, ये ओजार्क प्लेट्यू है। अब कोलोराडो प्लेट्यू आपको ने पढ़ा होगा। ये जितने भी माउंटेन हैं यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका में, ये सारे के सारे इंटरलॉक्ड हैं किससे? माउंटेन्स से। यहाँ आप सभी जानते हैं रॉकी पर्वत श्रेणी है, तो ये पठार जितने भी हैं ये रॉकी पर्वत श्रेणी के अंदर ही प्रेजेंट हैं। तो ये सारे सारे इंटरलॉक्ड हैं एक तरीके से पर्वतों के बीच में। कोलोराडो जो पठार है आपका, इससे एक नदी जो इसे काटती है, जो गॉर्ज का निर्माण करती है, जिसे हम बोलते हैं आपका ग्रेट कैनियन गॉर्ज। ठीक है, ये हो गया आपका। साउथ अमेरिका की तरफ चलें, ब्राजील का पठार जो कि सेकंड लार्जेस्ट है। इसकी ऊंचाई लगभग समुद्र तल से 3500 मीटर है, लगभग 3500 मीटर है। ये सेकंड लार्जेस्ट है। यहाँ पर एक प्लेट्यू है मोंटे ग्रासो प्लेट्यू। इससे नीचे है आपका बोलीविया का पठार। बोलीविया का पठार पर एक झील है जिसका नाम है टिटिकाका झील। टिटिकाका झील विश्व की सबसे ऊंची नौकायन झील है, यानी इसमें हम नौकायन कर सकें, एक ऐसी झील जिसमें हम नौकायन कर सकेंगे और वो विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित हो। कौन सी है? टिटिकाका झील। कहाँ पर? बोलीविया और पेरू की सीमा पर। नीचे एक पठार है जिसका नाम है पैटागोनिया पठार, वो कहाँ पर है? अर्जेंटीना में। थोड़ा अब इधर की तरफ, मेसेटा कहाँ पर? स्पेन में। अबिसीनिया कहाँ पर? अफ्रीका में। कटंगा कहाँ पर है आपका? ये भी अफ्रीका में है। अरब पठार कहाँ पर? अरब में। ये आपका अनातोलिया पठार तुर्की में। ईरान का पठार कहाँ पर? ईरान में। एल्ब्रुस और जैग्रोस माउंटेन से घिरा हुआ। पामीर ग्रंथि और ये तिब्बत का पठार कहाँ? चाइना। और ये आपका दक्कन प्लेट्यू और छोटा नागपुर प्लेट्यू आपका इंडिया में। किम्बरले एंड अर्नाहम ये आपका ऑस्ट्रेलिया में। यूनान कहाँ पर है आपका? चाइना में।
तो ये वर्ल्ड के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेटू थे। तो आज की हमारी सीरीज जो चल रही है उसी में हम पढ़ेंगे आज माउंटेन रेंजेस यानी पर्वत श्रृंखलाएं और उनकी सबसे ऊंची चोटियां। वैसे तो विश्व में बहुत सी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, लेकिन हम जो जानेंगे जो मेन और बहुत ही बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। हमें सब नहीं पढ़नी है, हमें सिर्फ वो पढ़नी है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। तो हम उन पर्वत श्रृंखलाओं को करेंगे, उनकी सबसे ऊंची चोटियों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हर बार की तरह शुरू करते हैं नॉर्थ अमेरिका से। आप सभी जानते हैं ये नॉर्थ अमेरिका है और ये साउथ अमेरिका है। अब सबसे पहले अगर हम नॉर्थ अमेरिका में देखें तो नॉर्थ अमेरिका में कुछ माउंटेन रेंजेस हैं। चलिए सबसे पहले नीचे पहुंचते हैं। यहाँ पर ये कौन सी पर्वत श्रृंखला है आप सभी जानते हैं, साउथ अमेरिका में एंडीज पर्वत श्रृंखला, एंडीज माउंटेन रेंज। ये दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। जैसा आप सभी जानते हैं ये दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है आप यहाँ देख पा रहे हैं इस जगह पर, जिसका नाम है माउंट एकांकागुआ। क्या नाम है? माउंट एकांकागुआ। ये एंडीज पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है और एंडीज पर्वत श्रेणी दुनिया की सबसे लंबी यानी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, पहले नंबर पर है। तो ये किस देश में है? ये है चिली में। यहाँ पर अर्जेंटीना है और इधर चिली है। तो ये कहाँ पड़ती है माउंटेन रेंज? ये माउंटेन जो है माउंट एकांकागुआ कहाँ पर? चिली में। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है एंडीज की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांकागुआ। अब चलते हैं नॉर्थ अमेरिका की तरफ। नॉर्थ अमेरिका में कुछ माउंटेन रेंजेस हैं, जैसे यहाँ आप देख पा रहे हैं अपलेशियन माउंटेन रेंज, ये है सियरा नेवादा, ये है कैस्केड रेंज, ये है रॉकीज माउंटेन और ये है अलास्का रेंज। जैसा अब यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए अपलेशियन माउंटेन जो है, अपलेशियन माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है माउंट मिशेल। जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं थर्ड नंबर पर माउंट मिशेल लिखी हुई है। जो थर्ड नंबर पर ये माउंट मिशेल अपलेशियन माउंटेन रेंज की सबसे ऊंची चोटी है और अपलेशियन माउंटेन रेंज जो है ये कोयला के उत्पादन के लिए जानी जाती है। यहाँ पर कोयला सर्वाधिक पाया जाता है यूएसए में। तो किस देश में है ये यूएसए में है और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट मिशेल। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा लेफ्ट की तरफ यानी वेस्ट की तरफ। ये माउंटेन रेंज कौन सी है? आप जैसा देख पा रहे हैं ये है सियरा नेवादा। इससे ऊपर जो रेंज है आपकी वो है कास्केड रेंज। कौन सी? कास्केड पर्वत श्रृंखला। इस कास्केड पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है माउंट रेनियर। माउंट रेनियर कहाँ पर है? ये है आपकी यूएसए में। कहाँ पर? यूएसए में। कास्केड रेंज की सबसे ऊंची चोटी माउंट रेनियर और यूएसए का ये पार्ट है। अब थोड़ा इससे ईस्ट की तरफ चलते हैं तो आपको ये पर्वत श्रृंखला दिखाई दे रही होगी जो हमने रेड कलर से लंबी सी बनाई हुई है। इसका नाम है ये है रॉकीज पर्वत श्रृंखला। ठीक है, रॉकीज पर्वत श्रृंखला। ये एंडीज पर्वत श्रृंखला के बाद दुनिया की सबसे लंबी सेकंड नंबर की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। पहले नंबर पर कौन सी है? एंडीज माउंटेन रेंज। दूसरे पर कौन सी है? रॉकीज माउंटेन रेंज। पहले पर एंडीज, दूसरे पर रॉकीज। और इस रॉकीज माउंटेन रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जिसका नाम है माउंट एल्बर्ट। कौन सी है? माउंट एल्बर्ट। माउंट एल्बर्ट रॉकीज माउंटेन रेंज की सबसे ऊंची चोटी है, ना कि नॉर्थ अमेरिका की। आपको ये याद रखना है। देखिए रॉकीज पर्वत श्रृंखला जो है ये इस नॉर्थ अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है और दुनिया की दूसरे नंबर की, एंडीज के बाद दूसरे नंबर की। लेकिन इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्बर्ट, ये पूरे नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी नहीं है। सबसे ऊंची चोटी जो है वो है माउंट मैकिनले। वो पड़ती है यहाँ पर अलास्का में। देखिए आप सभी जानते हैं अलास्का है, इसके इधर कनाडा है और इससे इधर अलास्का है। अलास्का में रेंज माउंटेन रेंज पड़ती है अलास्का रेंज और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है आपकी वो है माउंट मैकिनले। माउंट मैकिनले इस पूरे नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। इस पूरे नॉर्थ अमेरिका की हो गई तो इसका मतलब ये अलास्का रेंज की भी हो गई। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, रॉकीज जो पर्वत श्रृंखला है ये पूरे नॉर्थ अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला बेशक है, लेकिन इसकी जो चोटी है माउंट एल्बर्ट सबसे ऊंची, ये पूरे नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी नहीं है। सबसे ऊंची चोटी जो होगी आपकी वो होगी माउंट मैकिनले अलास्का रेंज की। ठीक है, तो आपको यहाँ से क्या क्या चीज़ें याद रखनी है नॉर्थ अमेरिका से? अपलेशियन माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी माउंट मिशेल, अपलेशियन की माउंट मिशेल। ये कोयला उत्पादन के क्षेत्र में, यहाँ पर इसकी घाटी में कोयला का प्रमुख प्रचुर भंडार पाए जाते हैं। ठीक है,
अब चलते हैं थोड़ा ईस्ट की तरफ। रॉकीज माउंटेन दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बर्ट। और आप सभी जानते हैं इस माउंट एल्बर्ट से एक नदी निकलती है कोलोराडो रिवर, जो अपना जल यहाँ कैलिफोर्निया खाड़ी में गिराती है। आप सभी को मैं पिछली वीडियोज में बता चुका हूँ, ठीक है। और नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट मैकिनले। किस पर्वत श्रृंखला पर है? ये अलास्का रेंज पर है। अलास्का किसका पार्ट है? अलास्का यूएसए का पार्ट है। किसका पार्ट है? अलास्का यूएसए का पार्ट है। तो ये हो गई आपकी नॉर्थ अमेरिका की रेंजेस और इनकी चोटियां के बारे में जान लिया। कास्केड की सबसे ऊंची जो पर्वत श्रृंखला है, चोटी है, वो है आपकी माउंट रेनियर। अब चलते हैं हम यूरोप की तरफ। देखिए यूरोप में आपके यहाँ पर कुछ पर्वत श्रृंखलाएं हैं। एक आपको ये दिख रही होगी आल्प्स, इसका नाम है आल्प्स माउंटेन रेंज। कहाँ पर है ये? इटली की। इटली दिख रहा है आपको, इटली के ऊपर आल्प्स पर्वत श्रृंखला है और ये इटली की स्थिति लगभग भारत के जैसी है। यहाँ पर भी ये कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर आल्प्स पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी जो है वो आल्प्स की, वो है माउंट ब्लैंक। आल्प्स पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट ब्लैंक। ये सिर्फ आल्प्स की है, ना कि पूरे यूरोप की। पूरे यूरोप की जो सबसे ऊंची चोटी है उस पर भी अभी हम चर्चा करेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए आल्प्स की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? माउंट ब्लैंक, ठीक है। अब इससे नीचे आपकी एक पर्वत श्रृंखला आती है प्रेनीज, ठीक है। उसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट एनेटो, ठीक है। कहाँ पर है ये? स्पेन और फ्रांस के बॉर्डर पर। यहाँ पर स्पेन और फ्रांस के बॉर्डर पर ये पर्वत श्रृंखला है। अब थोड़ा इधर की तरफ चलते हैं। ये है आपका ब्लैक फॉरेस्ट रेंज। ब्लैक फॉरेस्ट रेंज कहाँ पर? जर्मनी में। आपका वोस्जेस रेंज कहाँ पर? ये भी जर्मनी में। दो पर्वत श्रृंखला आपकी जर्मनी में है। आपको मैंने नदियों वाले चैप्टर में बताया था, जो माउंट ये ब्लैक फॉरेस्ट जो है, इससे एक नदी निकलती है डेन्यूब, आपको बता चुका हूँ मैं। और आपकी एक राइन नदी भी इसी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है। ये नदियों वाले चैप्टर में मैं यूरोप वाले में करा चुका हूँ आपको। अब ये सभी जानते हैं आप, ये कौन सी जल वाटर बॉडी है? इसका नाम है कैस्पियन सागर। इसका नाम है ब्लैक सागर यानी ब्लैक सी, काला सागर। इस काला सागर और इस कैस्पियन सागर को एक पर्वत श्रृंखला बीच में अलग करती है, जिसका नाम है काकेशस माउंटेन रेंज। काकेशस माउंटेन रेंज। और ये किन दो चीज़ों को अलग करती है, जोड़ती है? ये है आपका कैस्पियन सागर और काला सागर। ये एशिया और यूरोप को भी अलग करती है। और यहाँ तक ये रूस का पार्ट है, इससे ऊपर रूस है और इससे नीचे आपका एशिया का पार्ट आ जाता है। काकेशस पर्वत श्रृंखला पर एक चोटी पाई जाती है जिसका नाम है माउंट एल्ब्रुस। जैसा आप यहाँ लिखा हुआ देख पा रहे हैं, माउंट एल्ब्रुस। माउंट एल्ब्रुस जो है ये इस काकेशस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी तो है ही, इसके साथ ही साथ ये यूरोप महाद्वीप की भी सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी? काकेशस पर्वत की माउंट एल्ब्रुस। आपको क्या चीज समझनी है यहाँ से? पूरे यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस। अगर हम यहाँ देखें पूरे साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी तो आपकी माउंट एकांकागुआ। पूरे नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी तो आपकी माउंट मैकिनले। किस रेंज की? अलास्का रेंज की। इसी तरह से एक एक महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटियां हम साथ साथ लेते हुए चलेंगे। अब इससे नीचे आते हैं अफ्रीका महाद्वीप पर। अफ्रीका महाद्वीप में आप यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला देख पा रहे हैं, यह है आपकी एटलस माउंटेन रेंज। कौन सी है? एटलस माउंटेन रेंज। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट टूबिकल। माउंट टूबिकल कहां पर है ये पड़ती है आपकी मोरक्को में, ठीक है। कहां पड़ती है? आपकी मोरक्को में। और किस रेंज की? एटलस माउंटेन रेंज की सबसे ऊंची चोटी है माउंट टूबिकल। और किस राज्य में, देश में पड़ती है? उसका नाम है आपका मोरक्को और अफ्रीका महाद्वीप की है। लेकिन ये सबसे ऊंची चोटी इस एटलस रेंज की तो है, लेकिन ये पूरे अफ्रीका महाद्वीप की नहीं है। पूरे अफ्रीका महाद्वीप की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है ये माउंट किलिमंजारो। कौन सी है? माउंट किलिमंजारो। और किस देश में है ये? तो इस देश का नाम है तंजानिया। कौन सा? तंजानिया। तंजानिया के बारे में आपको एक चीज और बता चुका हूं पिछली वीडियोज में, जिसमें मैंने लेक्स पढ़ाई थी। तंजानिया अपना बॉर्डर 3 लेक्स के साथ शेयर करता है। वो आपको कमेंट में बतानी है कौन कौन सी लेक्स हैं जिनके साथ वो अपना बॉर्डर शेयर करता है। देखिए मैं अपनी वीडियोज में जो आपकी अगली वीडियोज लेकर आऊंगा, उससे अगली वीडियो में मैं पीछे की जो वीडियो करा दी हैं मैं उनमें कुछ ना कुछ क्वेश्चन उनसे पूछूंगा, आपको सिर्फ उनका जवाब कमेंट में देना है। इससे आपका रिवीजन भी अच्छा होता रहेगा। तो तंजानिया में सबसे ऊंची चोटी, पूरे अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट किलिमंजारो। कहां पर? तंजानिया और अफ्रीका महाद्वीप की भी सबसे ऊंची चोटी। अब चलते हैं हम एशिया की तरफ।
एशिया में यहाँ आप सभी जानते हैं ये अरब का प्रायद्वीप है। अरब का प्रायद्वीप पूरे विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप क्या है? जो तीन तरफ से, जो स्थलखंड तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ हो उसे हम बोलते हैं प्रायद्वीप। और ये अरब प्रायद्वीप सबसे बड़ा प्रायद्वीप है पूरे विश्व का। अब इससे इधर आपका इराक, इराक के बाद आपका ईरान पड़ता है। ईरान में दो पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। एक तो है आपकी ये जो पर्वत श्रृंखला है एल्ब्रूज माउंटेन्स, ठीक है, एल्ब्रूज, और इसका नाम आपको कमेंट में बताना है। ये मैं पिछली वीडियो में आपको जब पढ़ाया था मैंने इसका नाम बताया था पठारों वाले पाठ में, पठारों वाले चैप्टर में, कि ये कौन सी माउंटेन रेंज है। इसका जो कमेंट है, ऑप्शन है आंसर कमेंट में आपको बताना है। 3 क्वेश्चन हो गए आज आपके लिए, ठीक है। माउंट, ये एल्ब्रूज पर्वत श्रृंखला है। देखिए यहाँ तो ये थी एल्ब्रूज चोटी, जो यहाँ थी ये एल्ब्रूज चोटी थी, लेकिन यहाँ एल्ब्रूज पर्वत श्रृंखला है कहाँ पर? ईरान में। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है माउंट देमाबंद। कौन सी है? माउंट देमाबंद। किस स्टेट में है या किस देश में है? तो वो है आपका ईरान। और किस पर्वत श्रृंखला की है? तो वो है आपकी एल्ब्रूज माउंटेन रेंज की। अब थोड़ा एक चीज देखिए, यूरोप की एक चोटी में भूल गया, ये यूराल माउंटेन रेंज है। यूराल माउंटेन रेंज जो है एशिया और यूरोप को अलग करती है। इधर से यहाँ पर रूस है, इधर भी रूस है, लेकिन इधर का रूस वाला पार्ट जो ईस्ट का वो एशिया में आता है, और वेस्ट वाला पार्ट इधर का वो आपका यूरोप में आता है। इस यूराल माउंटेन की सबसे ऊंची जो चोटी है आपकी नरोडनाया। कौन सी है? नरोडनाया। कहाँ पर है ये? आपके रूस में। और कौन से माउंटेन रेंज की? यूराल माउंटेन रेंज की सबसे ऊंची चोटी नरोडनाया। ये सबसे ऊंची चोटी तो नहीं है पूरे यूरोप की, लेकिन किसकी है? इस यूराल माउंटेन की है। अगर आपसे यूरोप की पूछे तो कौन सी हो जाएगी? आपकी माउंट एल्ब्रूज। चलिए अब वापस आते हैं हम एशिया में। अब थोड़ा इंडिया की तरफ चलते हैं। यहाँ पर एशिया में कहाँ पर? चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इनकी तरफ चलते हैं। तो आप सभी जानते हैं ये पामीर ग्रंथि यानी पामीर की गांठ, जिसे हम बोलते हैं पामीर गांठ एक देसी भाषा में। तो यहाँ पर कुछ पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जैसा आप ये वाली पर्वत श्रृंखला देख पा रहे होंगे। ये पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ये है हिमालय पर्वत रेंज, हिमालय माउंटेन रेंज। ये विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। ये विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है और विश्व की तीसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है? आपकी हिमालय माउंटेन रेंज। विश्व की तीसरी लंबी पर्वत श्रृंखला, तीसरी सबसे लंबी। उससे पहले दो कौन कौन सी हैं? एंडीज एंड रॉकीज, ठीक है। आपको एंडीज और रॉकीज यहाँ याद रखनी है। तीसरी होगी आपकी लंबाई के मामले में हिमालय। हिमालय का विस्तार कहाँ कहाँ पर है? इंडिया, नेपाल, चाइना, यहाँ पर इसका विस्तार है। और इसकी जो चोटी है, यहाँ दिखा हुआ आपको 1 लिखा हुआ है यहाँ पर, ये है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट इसकी सबसे ऊंची चोटी है। और साथ ही साथ इस माउंट एवरेस्ट जो है ये हिमालय रेंज की तो सबसे ऊंची चोटी है ही, और ये पूरे विश्व की भी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, या फिर कहीं कहीं आपको 8,850 मीटर भी लिखा हुआ दिख जाएगा। दोनों ऑप्शन इसके सही हैं। तो कौन सी? माउंट एवरेस्ट पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी, और साथ ही साथ हिमालय की भी सबसे ऊंची चोटी। और किस देश में पड़ती है ये पड़ती है आपका नेपाल में। अगर आपसे पूछे हिमालय में भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो वो होगी आपकी कंचनजंगा। वो कहाँ पर है? सिक्किम में। यदि आपसे पूछे कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो वो होगी आपकी K2। भारत की देखिए अंतर समझिए, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2। वो कहाँ पड़ती है? यहाँ पर, इस हिमालय रेंज से थोड़ा ऊपर यहाँ पड़ती है K2। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, और इसका नाम गॉडविन ऑस्टिन भी है, लेकिन ये हिमालय का पार्ट नहीं है। इसी वजह से भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो आपका K2। अगर भारत की सबसे ऊंची चोटी हिमालय में पूछे तो वो है आपकी कंचनजंगा, जो कि हिमालय रेंज के अंतर्गत आती है। उसमें सबसे ऊंची चोटी भारत की वो होगी कंचनजंगा, कहाँ पर? सिक्किम में। बाकी अगर भारत की तो K2, जिसका नाम गॉडविन ऑस्टिन है। और K2 की जो ऊंचाई है आपकी वो है 8,611 मीटर। 8,611 मीटर इसकी ऊंचाई है, और ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अब थोड़ा नीचे की तरफ आते हैं। भारत की कुछ पर्वत श्रृंखलाएं और हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। देखिए पहले तो ये देख लिए, हिमालय पर्वत जो है वो आप सभी जानते हैं पूर्व में एक दक्षिणवर्ती मोड़ लेता है।
यानी कि वो नीचे की तरफ मुड़ जाता है। जहाँ ये मुड़ता है इस मुड़ी हुई जगह क्या बोलते हैं हम, हेयर पिन बैंड। मैंने आपको पिछली वीडियोज में बताया होगा, इसे बोलते हैं हम हेयर पिन बैंड। और जो ये मुड़ी हुई पर्वत श्रृंखला है ये आपकी कहाँ पर है, म्यांमार में। और म्यांमार में इस पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है, इस पर्वत श्रृंखला का नाम है आपका अराकान योमा। कौन सी, अराकान योमा। हिमालय को म्यांमार में अराकान योमा कहा जाता है। और जैसे ही ये हिमालय रेंज आगे की तरफ बढ़ती है, अराकान योमा यहाँ पर ये समुद्र में, हिंद महासागर में डूब जाती है। और कहीं कहीं इसके उठे हुए पार्ट आपको दिखाई देते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह जो है वो अराकान योमा का ही लास्ट या अंतिम पार्ट है, जहाँ पर ये समुद्र में डूब गया। और जो उठे हुए भाग ऊपर रह गए, जो द्वीप की तरह हमें दिखाई देते हैं, उन्हें हम बोलते हैं अंडमान एंड निकोबार, जो कि भारत के अंतर्गत ही आते हैं। भारत का ही एक केंद्र शासित प्रदेश है। अब हो गई आपकी अराकान योमा। थोड़ा अब भारत में नीचे की तरफ चलें, मिडिल इंडिया की तरफ, तो यहाँ पर वेस्ट में गुजरात, राजस्थान और दिल्ली में एक माउंटेन रेंज पड़ती है, जो है अरावली माउंटेन रेंज। अरावली माउंटेन रेंज पूरे विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। और ये पहले कभी फोल्डेड माउंटेन यानी पहले वलित पर्वत हुआ करती थी, लेकिन आज के समय में ये एक अवशिष्ट यानी रेजिडुअल माउंटेन, अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला है। रेजिडुअल माउंटेन मतलब अवशिष्ट यानी बचा हुआ। जैसे जैसे समय बीतता गया, इस पर्वत श्रृंखला पर धूप पड़ी, बारिश पड़ी और ओस पड़ी, इससे ये क्या हुआ, इसका क्षरण हुआ, अपक्षय हुआ और अपर्दन हुआ और ये घिसना शुरू हो गई। अब ये घिस रही है, तो इसी वजह से हम क्या बोलते हैं, अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला। और ये क्या है, रेजिडुअल माउंटेन। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है आपकी वो है गुरु शिखर। और कहाँ पर है, माउंट आबू, जहाँ पर आबू है वहाँ पर, माउंट आबू में, ठीक है। कौन सी सबसे ऊंची चोटी के, गुरु शिखर यहाँ पर है आपकी। गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है कौन सी पर्वत श्रृंखला की, अरावली पर्वत श्रृंखला की। और यहाँ पर बीच में भी एक पर्वत रेंज पड़ती है जिसका नाम है सतपुड़ा। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी जो है आपकी वो है धूपगढ़। सतपुड़ा जो है आपकी धूपगढ़, ये एक ब्लॉक माउंटेन है। ब्लॉक माउंटेन क्या होते हैं, जब कोई दो प्लेट इस तरह से जुड़ी हुई हैं और ये एक तरफ से अलग से हट जाएं और उनके बीच में कोई उठा हुआ पार्ट रह जाए, उसे ही हम ब्लॉक माउंटेन बोलते हैं। ये नीचे की तरफ खिसक जाएंगी, इन्हें बोलेंगे हम रिफ्ट वैली यानी घाटी बोलेंगे इन्हें। अब इसका मतलब क्या है, धूपगढ़ जो है कैसी है, सतपुड़ा कैसी है आपकी, वो है आपकी ब्लॉक माउंटेन। और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है आपकी वो है धूपगढ़। और किस रेंज पर, महादेव रेंज पर, महादेव रेंज। इसकी सतपुड़ा की महादेव रेंज पर एक सबसे ऊंची चोटी है पूरे सतपुड़ा रेंज की, क्या नाम है उसका, धूपगढ़। अब थोड़ा नीचे की तरफ चलें तो साउथ इंडिया में चलें। अब ऊपर नॉर्थ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी हो गई, मिडिल इंडिया की भी लगभग चोटी मैंने बता दी ऊंची वाली। अब चलते हैं साउथ इंडिया की तरफ। यहाँ पर जो एक पर्वत श्रृंखला पड़ती है, आप सभी जानते हैं यहाँ पर पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट के लास्ट में एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला। अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी जो है आपकी अन्नाईमुडी, जो कि पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि पूरे भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। कितनी है, 2695 मीटर। और ये पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। उत्तर भारत की कौन सी सबसे ऊंची चोटी, K2 भारत की, ठीक है। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है आपकी, वो है अन्नाईमुडी। अब चलते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की तरफ। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आप ये पर्वत श्रृंखला देख रहे होंगे, इसका नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है आपकी वो है माउंट कोसिस्को। आप कैसे पढ़ सकते हैं, क्योसिस्को भी पढ़ सकते हैं। तो इसका नाम है माउंट क्योसिस्को। सबसे ऊंची चोटी है आपकी किसकी, ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की, ठीक है। थोड़ा सा एक बार रिवीजन, जिससे कौन कौन सी चीजें हमने कवर की, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो इस पर्वत श्रृंखला और चोटी वाले में से आ सकते हैं। देखिए, साउथ अमेरिका में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो कि एंडीज है, वो पूरे विश्व की भी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एकांकागुआ। चले नॉर्थ अमेरिका की तरफ, तो नॉर्थ अमेरिका में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, रॉकीज माउंटेन। और इसका सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है वो है आपका माउंट एल्बर्ट। लेकिन पूरे उत्तर अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत जो है वो है आपका माउंट मैकिन्ले। इस रॉकी पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत नहीं आता है, ये आता है आपका अलास्का रेंज के अंतर्गत, ठीक है। यूरोप की तरफ आए
तो यूरोप में आपकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो है माउंट एल्ब्रुस। माउंट एल्ब्रुस किस पर्वत श्रृंखला का भाग है? वो है आपका काकेशस माउंटेन रेंज। यूराल माउंटेन रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपकी नरोडनाया। आल्प्स माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपकी माउंट ब्लैंक। और थोड़ा नीचे की तरफ चलें अफ्रीका में, तो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट किलिमंजारो। किस देश में है? तंजानिया में। आपको इसके जवाब देने। तंजानिया अपना बॉर्डर किन 3 झीलों के साथ शेयर करता है वो आपको इस कमेंट में बताना है। यहाँ पर एटलस माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपकी माउंट ट्यूबकल। एटलस माउंटेन रेंज की माउंट ट्यूबकल। अब एशिया की तरफ चले तो इंडिया में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2। लेकिन पूरे एशिया की या फिर पूरे वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है आपकी? वो है आपकी माउंट एवरेस्ट। किस देश में पड़ती है? वो है नेपाल। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर या फिर 8,850 मीटर। अब यहाँ पर K2 जो है भारत की है। भारत में जो सबसे ऊंची चोटी हिमालय में भारत की सबसे ऊंची चोटी वो है आपकी कंचनजंगा। किस स्टेट में पड़ती है? वो है सिक्किम। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आए तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला। और पूरे ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट कोसिस्को। किस रेंज में पड़ती है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप साथ ही साथ इन चीज़ों को नोट भी कर रहे होंगे। आप साथ के साथ इन्हें नोट कर लें जिससे आपको ये वीडियो दोबारा ना देखनी पड़े, ठीक है। साथ के साथ नोट करते भी चले। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें जो ये अदर स्टूडेंट्स तक भी पहुँच सके और उन्हें भी बेनिफिट मिल सके। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।